हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी देखते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत फॉर्मल है, जहाँ पावरफुल लोग एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्टी में फैंगलिंग भी होती है और वो सीधा जैंग युआन से बात करने जाती है। फैंगलिंग वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो मिस जैंग अपने ग्लास से इशारे से रिप्लाई करती है। फैंगलिंग को लगता है कि यहाँ बात नहीं बनी तो वो तुरंत मिस जैंग के भाई के पास जाती है, जैंगलिंग के पास। वो फैंगलिंग को देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। मिस जैंग के ठंडे बिहेवियर को बिल्कुल अपोजिट में जैंग लिंग उसे बहुत वार्मली मिलता है। वो कहता है, फैंगलिंग बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम कब लौट आई यहाँ? उसकी कन्वर्सेशन से ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं बल्कि पुराने और अच्छे फ्रेंड्स हैं। फैंगलिंग बताती है कि वो कुछ दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए और उसने सुना था कि जैंगलिंग ज़्यादातर न्यूयॉर्क में रहता है। आगे लिंग बताता है कि पहले वो बिजी था लेकिन अब उसका काम स्टेबल हो गया तो वो यहाँ आ गया। वो उसे कहता है, जब फ्री हो तो मिलना। फैंगलिंग तुरंत मान जाती है और कहती है, ज़रूर। तभी वहाँ होमिंग आता है और फैंगलिंग उसे देख लेती है। वो तुरंत एक मूव चलती है जिसमें वो जैंगलिंग के लिए एक हैंगओवर ड्रिंक जैसा बनाती है। लिंग सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? फैंगलिंग एक्सप्लेन करती है कि ड्रंक होने से बचने का सोल्यूशन तैयार कर रही है। ये हमारा फैमिली रेसिपी है। जब वो ये ड्रिंक बनाती है तो होमिंग देख रहा होता है। तभी एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फैंगलिंग की बड़ी बहन होमिंग के लिए यही ड्रिंक बना रही होती है और उसे पीने के लिए इंसिस्ट करती है। प्रेजेंट में वापस आने पर जैंगलिंग डाउट से पूछता है, क्या ये काम करता है? फैंगलिंग पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, बिल्कुल। आगे जब फैंगलिंग उस ड्रिंक देती है तो थोड़ी सी लिंग के जूतों पर गिर जाती है। फैंगलिंग तुरंत टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है। ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि वो होमिंग को जेलस फील करा सके। आगे लिंग के जाने के बाद वहाँ होमिंग आता है। वो कहता है, क्या तुम इस तरह सबकी सर्विंग करके अपना काम निकालना चाहती हो? फैंगलिंग कहती है, लिंग के आसपास हमेशा भीड़ लगी होती है। वो जानता है कि वो लोग कुछ चाहते हैं और उसे इसकी आदत हो गई, लेकिन मेरी सिचुएशन उनसे अलग है। होमिंग उसे समझाता है, वो तुम्हें सिर्फ फन के लिए समझेगा। ऐसे बिहेवियर से लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे और तुम्हारा प्रोफेशनल वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन फैंगलिंग अपनी बात पर स्टिक रहती है। वो कहती है, मैं उतनी एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी गुडविल बनाना चाहती हूँ। इसके बाद पार्टी में होमिंग जिंग युआन से मिलता है और उसे इंटरेक्ट करता है। तभी वहाँ शुएन पहुँचती है। वो देर से आई है और फील्ड वर्क से सीधा आने के कारण एक सिंपल रिपोर्टर वाली वेस्ट पहनी होती है। पार्टी के ग्लैमरस एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग होती है। ये शुएन की एक बहुत ही क्लेवर मूव होती है। मिस जैंग को खुद एक फॉर्मल जर्नलिस्ट रह चुकी है, उसकी वेस्ट को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। मिस जैंग उसे अपने लॉन्च में कपड़े बदलने के लिए ले जाती है। ड्रेस चेंज करके मिस जैंग किससे बात करने आती है। वहाँ शुएन कहती है कि वो अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी रहने वाली वोमेन नहीं बनना चाहती, बल्कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ये सुनकर मिस जैंग समझ जाती है कि शुएन ने उन पर पूरा रिसर्च किया है। वो उसकी चालाकी से बहुत खुश होती। फिर शुएन मिस जैंग को एक गिफ्ट देती है। उसमें उनकी पुरानी रिपोर्टर वाली फोटो का एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन देखते हुए मिस जैंग पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है। उधर पार्टी में फैंगलिंग अभी भी लिंग और उनके दोस्तों के साथ ड्रिंक करके उनका मनोरंजन करने की कोशिश कर रही होती है। वो खुद को उनके समूह का हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। जब शुएन मिस जैंग के दिए हुए खूबसूरत गाउन में वापस आती है तो होमिंग भी वहाँ होता है। दोनों मिस जैंग के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी होमिंग मिस जैंग को कहता है कि आप क्या इंटरव्यू देंगे, इससे शुएन के करियर में बहुत हेल्प होगी। तब मिस जैंग मान जाती है। इधर फैंगलिंग ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वोमिटिंग कर रही होती है। फिर होमिंग बाथरूम में फैंगलिंग के पास आता है तो वो बहुत उदास और हारी हुई होती है और कहती है, शुएन बहुत अच्छी है, मैं वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकती हूँ। फिर होमिंग उसे नशा उतारने के लिए एक जूस देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे घर पहुँचा दे। तभी फैंगलिंग का ब्रासलेट नीचे गिर जाता है और उसे होमिंग उठा लेता है। फिर पार्टी से घर आने पर होमिंग के हाथ में वो ब्रासलेट होता है और वो अपने पास्ट के कुछ सीन याद करता
होता है जो फैंगलिंग की बहन के साथ होते हैं और वो बहुत उदास होता है। तभी शुएन आती है और उससे कहती है क्या तुम परेशान हो, तो होमिंग उसे कुछ नहीं बताता है। फिर शुएन होमिंग से पूछती है कि उसने मिस जैंग के इंटरव्यू वाली बात पहले क्यों नहीं बताई और कहती है मैं अभी भी होस्ट बनी हूँ और अनुभव नहीं है मेरे पास, अगर मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दी तो होमिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मुझे पता है तुम सब कुछ संभाल लोगी, ओवरथिंक बंद करो और चलो सोने। फिर एक होटल का सीन देखते हैं जहां एक बिजनेस मीटिंग चल रही होती। एक तरफ होमिंग होता है और दूसरी तरफ पावरफुल भाई बहन मिस जैंग और मिस्टर लिंग होते हैं। मिस जैंग सीधा होमिंग से कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी कंपनी को चूज नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी शुएन पसंद है। आगे उसका भाई लिंग और भी आगे बढ़कर कहता है साफ कहूँ तो तुम सबसे अच्छे कैंडिडेट नहीं हो। वो होमिंग की सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली उठाता है। तुम अपनी कंपनी के सपोर्ट के बिना अकेले काम कर रहे हो जो बहुत रिस्की है, तो हम तुम्हें क्यों चुने। होमिंग जवाब में कहता है कि उसकी पत्नी एक पब्लिक फिगर है, अगर वो कोई भी गलत काम करेगी तो दोनों का करियर बर्बाद हो सकता है, इसलिए उसे दूसरों से ज़्यादा ईमानदार और जिम्मेदार रहना पड़ेगा। उसने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल गारंटी बना दी। फिर वो अपना फ़ोन निकालता और दिखाता है कि पार्टी की एक फ़ोटो की वजह से उन लोगों दोनों की कंपनी का शेयर पहले से बढ़ने लगा है, मतलब मार्केट को उनकी पार्टनरशिप पहले से ही पसंद आ रही है। आगे वो अपना लास्ट मूव चलता है और कहता है कि वो भी बाकी 3 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है और फिर पूछता है तो मुझे जिंगवान को ही क्यों चुनना है। जिंग भाई बहन उसकी इन बातों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर होमिंग सीधा शुएन के पास जाता है। होमिंग शुएन को बताता है कि जिंगवान के साथ डील पक्की हो गई। वो इसका पूरा क्रेडिट शुएन को देता है और कहता है सौभाग्य से मेरे पास एक काबिल पत्नी है और उसे एक महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है। तब शुएन कहती है कि ये डील आपस के फ़ायदे की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। वो कहती है कि वो इतना महंगा तोहफा के लायक नहीं है। होमिंग प्यार से बोलता है मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें तोहफे की आदत डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूमिंग को। उसके पास लिनताओ आता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने कोवर्कर की बात सुन ली कि शाओलिन का अफेयर एक टैलेंटेड और हैंडसम ऑर्थोपेडी डॉक्टर के साथ चल रहा है। वो सीधा यूमिंग पर इल्ज़ाम लगाता है तुमने मेरी फियांसी को बहलाया और अब तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रहे हो। वो यूमिंग को थ्रेटन करता है और उसे अपनी और शाओलिन के बीच से हटने के लिए कहता है। यूमिंग कोशिश करता है उसे समझाने की और कहता है कि वो बस नॉनसेंस बात कर रहा है। तभी शाओलिन वहाँ आ जाती है और उसे साइड में ले जाती। फिर लिनता उस पर चीटिंग का एक्यूजेशन लगाता है। शाओलिन उसके रिप्लाई में कहती है ये एक हॉस्पिटल है, क्या तुम हमेशा क्लेम नहीं करते हो कि तुम हाईली एजुकेटेड हो, हाई क्लास हो। तुम यहाँ एक सीन क्रिएट कर रहे हो और दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। वो लिनताओ को सीधे बोलती है कि वो दोनों बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं और अब उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो उसे हरासमेंट के लिए रिपोर्ट करने की धमकी भी देती है। लिनताओ उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर उसका बैग गलती से गिर जाता है और देख लेता है एक बुक और फिर उसकी पढ़ाई को लेकर टोन करता है। कहता है कि वो यूमिंग के लिए खुद को चेंज कर रही है। वो अनएजुकेटेड ब्रेनलेस वोमेन कहता है। ये सुनकर शाओलिन का पेशेंस टूट जाता है और शाओलिन उसे मारना स्टार्ट कर देती। फिर यूमिंग आता है, उसे रोकता है। तब लिनताओ कहता है तुम बीच में आने की कोशिश मत करो, ये मुझे मार भी देगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओलिन इसके जवाब में कहती है कि ये पागल हो गया। फिर देखते हैं शुएन को जिसका आज बर्थडे होता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है क्योंकि वो एक खूबसूरत ड्रेस को देख रही है जो होमिंग ने दी है और एक मैसेज भी मिलता है जिसमें लिखा होता है शाम 7 बजे स्टूडियो में मिलते हैं। फिर हम होमिंग को उसके वर्कशॉप में देखते हैं जहां वो शुएन के सरप्राइज के लिए विंटेज लैंप तैयार कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन फैंगलिंग का होता है। फैंगलिंग फ़ोन पर कोई बिजनेस की बात नहीं करती, वो सीधा होमिंग की सबसे वीक नर्व पर वार करती है। उसकी मरी हुई बहन का जिक्र छेड़ देती है जो होमिंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर होमिंग का खून खोल उठता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो और गुस्से में अपनी जगह से उठकर फैंगलिंग से मिलने निकल पड़ता है। होमिंग फैंगलिंग का अपार्टमेंट पहुंचता है। यहाँ वो दोनों अकेले होते हैं। फैंगलिंग बहुत दुखी होने का नाटक करती है। वो होमिंग से कहती है मैं आज खुद को रोक नहीं सकी इसलिए उसे देखने चली गई। वो कहती है कि वो अपनी बहन की जगह जी रही है और उसके सपनों को पूरा कर रही है। जब होमिंग उसे छोड़कर जाने लगता है तो फैंगलिंग नींद की गोलियां खाने की धमकी देती है। अपने पास्ट की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ होमिंग उसे ऐसे करने से रोकने पर मजबूर हो जाता है। वो गुस्से में उसका हाथ से गोलियां
छीन लेता है और उसे संभालता है। फिर हम सुएन को देखते हैं जो होमिंग के बताए हुए जगह पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, बट होमिंग वहाँ नहीं आता। फिर होमिंग देर रात को घर लौटता है। वो सुएन को सच नहीं बताता, क्योंकि सच बताने का मतलब होता है कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन के हाथ में देना। वो कहता है मुझे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा। फिर होमिंग शीशे में अपना चेहरा देखकर कुछ पुरानी बातें याद करता है। एक फ्लैशबैक में हम एक जवान होमिंग और एक जवान फैंगलिंग को एक ठंडे बेरंग मुर्दा घर में देखते हैं। होमिंग एक बॉडी बैग की जीप खोलता है, अंदर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये देखकर फैंगलिंग टूट कर रोने लगती है और होमिंग जो खुद गहरे सदमे में होता है उसे सहारा देता है। ये बहुत ही ग्रैंड और हाई प्रोफाइल बिजनेस इवेंट से जहाँ जिंद ग्रुप और सेफ ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ी कॉपरेशन साइनिंग सेरेमनी हो रही है। मीडिया वहाँ पर है और दोनों कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सैन जिनसोंग यानी हमारे हीरो सैन होमिंग के पिता और मिस्टर हैन युनजो स्टेज पर डील साइन करने के लिए आते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। दोनों चेयरमैन मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रिक पैड पर साइन करने ही वाले होते हैं, बट अचानक पुलिस की एक टीम हॉल के अंदर आती है। वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ती है और पुलिस ऑफिसर सेफ ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हैन को बताते हैं कि उन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन में रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस सबके सामने उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। मीडिया पागलों की तरह तस्वीरें खींचना लगती हैं और इस पूरे ड्रामे के बीच हमारे हीरो के पिता बस चुपचाप खड़े होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन ग्रुप के ऑफिस में। मिस्टर सेन परेशान बैठे हैं क्योंकि सेफ ग्रुप के स्कैंडल की वजह से उनकी कंपनी के सारे शेयर बुरी तरह से गिर रहे हैं। उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि अगर हालत नहीं सुधरी तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ सकती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो होमिंग की। वो अपने पिता को बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, उसने सब संभाल लिया है। वो खुलासा करता है कि उसने पहले से ही एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर उन्हें सारे प्रोजेक्ट को हासिल करने का प्लान बना लिया है जो सेफ ग्रुप के साथ होने वाला था। उसके पिता हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं इतना सब करने के लिए पैसे और ज़मीन कहाँ से आए। होमिंग आत्मविश्वास से बताता है कि उसने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। उसे पता था कि मिस्टर हैन की सबसे काबिल मिस्ट्रेस उनसे खुश नहीं है और वो उसे अपनी तरफ कर लेगा। होमिंग ने उस औरत का भरोसा जीता और उसके जरिए मिस्टर हैन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए। ये सुनकर उसके पिता को एहसास होता है ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उनके बेटे सेन होमिंग का बिछाया हुआ एक जाल था। फिर होमिंग अपने फादर के सामने दो शर्तें रखता है। पहली कि वो कंपनी में अपनी टीम लाए और दूसरी कि उसे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने की पूरी आज़ादी दी जाए जिसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जिंद ग्रुप छोड़कर ये प्रोजेक्ट अकेला करेगा। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चल रही है जिससे हमारी हीरोइन सुएन एंकर कर रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ देती है कि जिंद ग्रुप ने शौक ग्रुप के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन की है और इस सफलता का पूरा श्रेय कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेन होमिंग को दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक सीनियर मेंबर को जो होमिंग के साथ मीटिंग रूम में होते हैं। होमिंग उन्हें सबूत दिखाता है, उसके 2 विला और विदेश में प्रॉपर्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा। वो उसे एक सीधा अल्टीमेटम देता है, या तो चुपचाप इस्तीफ़ा दे दो, मैं तुम्हें कानूनी सज़ा कम करवाने में मदद करूंगा, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि वो इंसान एक तरफ से ग्रुप के अंदर करप्शन कर रहा होता है। उस सीनियर मेंबर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो इस्तीफ़ा दे देता है। अगले सीन में जब होमिंग ऑफिस में होता है तभी वहाँ सुएन आती है, उसे घर चलने को कहती है। तो वो दोनों निकल रहे होते तभी उनके सामने वो सीनियर मेंबर आ जाता है जिससे होमिंग ने निकाला था। वो होमिंग के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, मेरी बीबी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन होमिंग पत्थर दिल बना रहता है। वो कहता है ये नामुमकिन है और सुएन का हाथ पकड़कर जाने लगता है। अपनी सारी उम्मीदें टूटते देख वो गुस्से और
हताश में अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और सीधा होमिंग पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि चाकू होमिंग तक पहुंचे, सुएन एक पल की भी देरी किए बिना होमिंग को धक्का दे देती है और खुद बीच में आ जाती है। चाकू सीधा उसके हाथ पर लगता है और वो जख्मी हो जाती है। होमिंग तुरंत पलटकर अटैकर को पकड़ लेता है, पर अब होमिंग की आंखें सिर्फ सुएन के जख्म पर टिकी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसके घर पर। सुएन का हाथ पर अब बैंडेज है। वहाँ सुएन मोबाइल में फैंगलिंग की फ़ोटो चेक कर रही होती है। तभी होमिंग उसके पास आता है, जख्म के बारे में पूछता है और फिर अपनी जेब से एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड निकालकर उसे देता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए है, जो पसंद आए खरीद लेना। तब सुएन कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। उसे प्यार और परवाह चाहिए थी, कोई बिजनेस डील नहीं। लेकिन होमिंग इस बात को समझ नहीं पाता और ज़बरदस्ती कार्ड उसके हाथ में थमा देता है। तभी उसे एक ज़रूरी फ़ोन आता है और वो काम का बहाना बनाकर तुरंत घर से निकल जाता है। सुएन अकेली उस घर में हाथ में वो क्रेडिट कार्ड लिए बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं होमिंग फैंगलिंग के पिता मिस्टर फैंग से मिलता है, जो अमेरिका से वापस आए हैं। मिस्टर फैंग होमिंग को नए जिला प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा करते हैं। वो होमिंग से अपनी बेटी फैंगलिंग का ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं। वो अपनी मरी हुई बेटी फैंग यूं को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। होमिंग उन्हें दिलासा देता और कहता है, फैंगलिंग का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। फिर होमिंग होचिन को स्कूल से लाने जाता है, जिससे होचिन बहुत खुश हो जाता है। होमिंग उससे पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है और दोनों बर्गर और फ्राइड चिकन खाने का फैसला करते हैं। होमिंग उसे वादा करता है कि आज पूरा दिन उसके साथ बिताएगा। फिर हम लोग सुन सेवी को देखते हैं। वो एक फूड शो के लिए आउटडोर शूटिंग कर रही होती है। वो बहुत परेशान दिख रही होती है। वो एक नूडल की दुकान पर होती है और उसे ज़बरदस्ती वो नूडल भी खाना पड़ता है। कट होते ही वो तुरंत खाना थूक देती है और बाहर आकर अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे एक अलग काम करवा दो, मैं इसे अब और नहीं ले सकती। वो शिकायत करती है कि उसे दिन में 7-8 रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ता है और अब वो और नहीं खा सकती। लेकिन उसकी माँ उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। फिर सुएन ऑफिस में काम करने आती है। यहाँ आते ही उसके कोवर्कर सुएन की किस्मत से जल रहे होते हैं और कहते, देखो तो इसके करियर भी शानदार है और पति भी इतना अमीर और हैंडसम है। सीन शिफ्ट होता है होमिंग के ऑफिस में। वो देर रात तक काम कर रहा है। तभी वहाँ आती है फैंगलिंग। वो होमिंग को प्रोजेक्ट की फाइल समझाती है। होमिंग भी उसके काम से बहुत इम्प्रेस्ड है। फिर फैंगलिंग माफ़ी भी मांगती है कि उसकी वजह से पिछली बार होमिंग सुएन का बर्थडे पर नहीं जा पाया। अचानक फैंगलिंग को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता। होमिंग तुरंत परेशान हो जाता है, उसे बैठाता है और अपने कैबिनेट से चॉकलेट निकालकर उसे खाने को देता है। फिर होमिंग उसे घर भी छोड़ता है। बिल्डिंग के गेट के बाहर होमिंग उसे उसका ब्रासलेट देता है। फैंगलिंग ब्रासलेट देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वो ये तुम्हारे पास था, मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। होमिंग वो ब्रासलेट अपने हाथों से फैंगलिंग की कलाई पर पहनाता है। तब फैंगलिंग बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुएन अपनी बहन शाओलिन के साथ बैठी है। शाओलिन और सुएन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सुएन बहुत दुखी होती है और शाओलिन को बताती है कि पहले हमारे बीच कोई राज नहीं था, पर अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक कांच की दीवार है। हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, करीब नहीं आ सकते। शाओलिन उसे दिलासा देती है, अरे नहीं, होमिंग और वो लड़की नामुमकिन है। पूरी दुनिया के मर्द धोखा दे सकते पर वो नहीं देगा। वो कहती है कि शायद होमिंग बस काम की वजह से थका हुआ है और कहती, चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंगलिंग के अपार्टमेंट में। होमिंग उसे सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा होता है और उसे सोफे पर लेटा देता है। फिर फैंगलिंग होमिंग के करीब आने की कोशिश करती है और लगभग उसे किस करने ही वाली होती है। तभी होमिंग का फ़ोन बजता है। उसके असिस्टेंट का कॉल होता है। होमिंग कॉल उठाता और असिस्टेंट उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। होमिंग फ़ोन पर कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो फैंगलिंग को दिखाता और कहता है, तुम्हारे पिता मान गया है, अब वो जाने लगता है। तब फैंगलिंग ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट करती कि तुम्हारी परवाह सब कुछ नाटक था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पापा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। होमिंग चुप रहता है, जिसका मतलब हाँ होता है। फैंगलिंग पूरी तरह टूट जाती है, बट होमिंग वहाँ से चल जाता है और एक लॉयर को उसके पास छोड़ देता है। फिर रात को जब होमिंग घर लौटता है तो सुएन
अंधेरे में सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो पूछती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? होमिंग जवाब देता है, एक ज़रूरी काम था, सॉरी। सुवेन हिम्मत करके कुछ कहना चाहती है, लेकिन होमिंग उसे बीच में रोक कर कहता है, अगर तुम कुछ ऐसा कहने वाली हो जिससे मुझे खुशी मिले तो कहो, और अगर कुछ ऐसा है जिससे मैं नाखुश हूँ तो एक शब्द भी मत बोलना। ये सुनकर सुवेन खामोश हो जाती है। होमिंग ये कहकर मैं थक गया हूँ ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुवेन स्कूल से होचिन को लाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसका सामना होता है फैंगलिंग से। सुवेन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैंगलिंग बड़े आत्मविश्वास से कहती है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, मैं होचिन की छोटी मौसी हूँ। ये सुनकर सुवेन हैरान हो जाती है। सुवेन को हैरान देखकर फैंगलिंग अब एक एक करके सारे राज खोलना स्टार्ट कर देती है। होचिन होमिंग का भाई नहीं बेटा है। फैंगलिंग बताती है कि लंदन में होमिंग और उसकी बड़ी बहन जो फैंगलिंग की ट्विन सिस्टर थी और अब इस दुनिया में नहीं है, एक दूसरे से प्यार करते थे। जब वो सिर्फ 20 साल के थे तब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई और उसने होचिन को जन्म दिया। बदनामी से बचने के लिए सिन फैमिली ने बच्चे को अपना लिया और दुनिया को बताया कि ये होमिंग का छोटा भाई है। बाद में एक डाइविंग एक्सीडेंट में फैंगलिंग की बहन की मौत हो गई और ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन फैंगलिंग यही नहीं रुकती और कहती है, हम तीनों खून के रिश्ते से जुड़े हैं। इस दुनिया में कोई भी होचिन को मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर सुवेन बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फैंगलिंग सीधे सुवेन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी एक लव स्टोरी है? तुम तो बस एक सही समय पर मिली एक सही इंसान थी जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे ही फैंगलिंग अपनी बात ख़त्म करती है, स्कूल की घंटी बजती है और वो बच्चा होचिन भागते हुए बाहर आता है। सुवेन उसे देखकर उसके साथ पुराने सीन याद करने लगती है। सुवेन अपने पति के उस बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती है जिसे आज तक उसे छुपाया गया है। इस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है और यही है कि सुवेन सीधा घर के अंदर आ जाती है। वेलकम बैक टाइप बोलकर होमिंग डिश रख रहा होता है। तब सुवेन बोलती है, आज होचिन को पिकअप करने के लिए फैंगलिंग आई थी। उसने कहा कि वो दोनों रिश्तेदार हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, होचिन तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेटा है। क्या ये सच है? होमिंग के चेहरे पर अब तक जो मार्क्स था वो उतर जाता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है। हाँ ये सच है, होमिंग बोलता है। सुवेन कहती है, तो मुझे ये कब बताने वाले थे? मैंने सोचा था हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार है, पर ये सब झूठ निकला। तुमने मुझे यूज़ किया है। मुझे समझ नहीं आता तुमने क्यों झूठ बोला। होमिंग सीधा रूम में जाकर बहुत सारे फाइल्स लेकर आता है। सिर्फ मैं ही झूठ बोला नहीं हूँ, तुम भी तो झूठ बोली हो। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तुमने जो कुछ बोला वो भी सब झूठ था, पर मैंने सब चुपचाप ये सब होने दिया। होमिंग बोलता है। सुवेन उसे देखती है, ये सब इसे ऑलरेडी पता था, सोचती है। होमिंग कहता है, 3 रीज़न थे तुम्हें चूज़ करने के। पहला, मेरी माँ को कोई संभाल नहीं सकता पर तुम संभाल सकती थी। दूसरा, अगर मैं किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड जैसा लड़का वो एक्सेप्ट नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनती। पर तुम थोड़ी अलग थी, तुम मेरे कंट्रोल में थी, मेरे हाथ में थी। तुम्हारे पास पैसे वाली लड़कियां जैसे एटीट्यूड नहीं था, ना ईगो था, ना घमंड। तीसरा, तुम्हारे अंदर एम्बिशन था आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें पुश करता रहा पर उस पोजीशन को मैं यूज़ करता रहा। इसमें क्या गलत है? और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड को मैंने प्रमोशन दिया और ऑफिस में उसको कंट्रोल में रखा ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, और जो जाओ तुम्हें धमका रहा था उसको भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया और फिर अरेस्ट करवा दिया। तुम्हारी सारी झूठ बाहर ना निकले इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। इसलिए मैंने सोचा था कि बिना सच बताए हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, पर तुमने मुंह खोलकर सब स्पॉइल कर दिया। अब समझ में आया, सिर्फ मैंने ही तुम्हें यूज़ नहीं किया, तुमने भी तो मुझे यूज़ किया। मेरा पैसा, मेरे फैमिली कनेक्शन सब यूज़ करके तुम बड़े पोजीशन तक पहुंचना चाहती थी। मैं तो बड़ा दिल रखकर तुम्हारी हेल्प कर रहा था, फिर भी तुम मुझे ही दोष दे रही हो। सुवेन उसे देखती है और सिर्फ एक सवाल पूछती है, इतने दिन में एक दिन भी तुमने मुझे सच में प्यार किया था? होमिंग कहता है, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम एक फ्रॉड हो, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर सुवेन का दिल टूट जाता है। इतनी
दिन में समझ नहीं पाई, अब सब कुछ समझ आ रहा है, सोचती है। अब शुएन कहती है, मुझे समझ आ गया, मैंने तुम्हारी मॉम को खुश रखा और होचिंग का दिल जीत लिया। उसके लिए तुम मुझे गिफ्ट देते थे ना। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, बट ये तो तुम बोनस दे रहे थे। होमिंग बोलता है, इसके ऊपर भी अगर तुम प्यार और लव समझ बैठी हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सोसाइटी को हम वैसे ही दिखा सकते हैं जैसे दिखाना चाहिए, कहकर होमिंग वहाँ से निकल जाता है। शुएन का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगती है, दूर तक चली जाती है। हर बात सोचती है, जब प्यार शुरू हुआ था तब से कैसे दोनों मिले, हर एक स्टेप कैसे डेवलप हुआ, और तभी सामने से होमिंग फिर आ जाता है। डिसाइड कर लिया, होमिंग पूछता है। शुएन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। तो होमिंग कहता है, मेरा प्रोजेक्ट 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, उस दिन या उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। काम में किसी को भी असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अगर तुम और मैं नाटक करते रहे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझ गए? ठीक है ना? शुएन उसे देखती है। होमिंग बोलता है, पर अगर तुमसे ऐसा नाटक नहीं होता है तो क्या करोगी? अभी तुम्हारा पोजीशन कंफर्म नहीं हुआ है, तुम्हारा प्रमोशन खराब ना हो, इसलिए नाटक तो करना ही पड़ेगा, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शुएन सोचती है, सुबह तक जिसे मैं अपना हस्बैंड समझ रही थी वो अब मेरी जॉब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और वहीं रोना स्टार्ट कर देती है। फिर ऑफिस से कॉल आता है कि एडिटिंग ख़त्म हो गई है, तो शुएन रोते हुए ही निकल जाती है। अगले दिन एंकरिंग कर रही होती है। उसके बाद उसके बॉस बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी फैमिली की ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तुम ही लो, तुम्ही को न्यूज़ पढ़ना है। हमारी सीनियर ने कहा है, बिजनेस न्यूज़ अगर किसी लड़की को पढ़ने देते हैं तो इसका मतलब उस लड़की पर हाई वैल्यू रखते हैं, समझ गए? वो तारीफ कर कर चले जाते। तब शुएन सोचती, अगर होमिंग का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे ये प्रमोशन मिलता। जो सीनियर मुझसे हंसकर बात करते हैं वो सचमुच हंसकर बात करते हैं, सब कुछ नहीं होता, सब बंद हो जाता है। ये सोचकर चुपचाप निकल जाती है। फिर होमिंग को देखते जो घर आ जाता है। आते ही फैंगलिन कॉल करती है। वो फ़ोन कट करके सीधा अंदर चला आता है। वो देखता है कि शुएन पूरे अच्छे से ड्रेसअप करके एक डिनर डेट रेडी की है। होमिंग को कुछ समझ नहीं आता। शुएन बोलती है, तुम्हें जो पसंद है सब मैंने बना रखा है, बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी आओ बैठकर खाना खा लेते हैं। होमिंग सब देखकर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, सीधा पॉइंट पे आओ। शुएन बोलती है, मुझे सब समझ आ गया है, मैं तुम्हारे पास पैसे के लिए नहीं आई थी, ना तुम्हारे कनेक्शन के लिए, पर हाँ उससे मुझे भी बेनिफिट मिला। मैंने झूठ बोलकर गलती की है, मुझे एक्सेप्ट करने ही होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर एक बात बोलूँ, अब मैं तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार मानती हूँ, और मैं होमिंग को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा तुम पर जो प्यार था वो सच्चा है। होमिंग उसे देखता रहता है। शुएन बोलती है, इतना सब कुछ हमने देखा, इतनी प्यारी बातें की, ये सब झूठ था, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? चलो हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। शुएन होमिंग के पास जाकर उसको किस करने लगती है। होमिंग देखता और बोलता है, पैसे के पीछे भी, नाम शोहरत के पीछे भी तुम हमेशा भागती रही हो, बेवजह के काम मत करो, बस बाहर की दुनिया के लिए तुम और मैं पति पत्नी बने रहे तो काफ़ी है। वैसे भी बहुत जल्द तुम वैसे ही मेरे साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाओगी। आने वाले फंक्शन में मेरी बीवी बनकर डिसेंट बिहेव करोगी तो तुम्हें ऑफिशियल पोजीशन मिल जाएगी, तब मैं सबके सामने तुम्हें एक बड़ा पार्टी दूंगा। ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसे खाना बनाना वाले नाटक करो। जो ड्रामा हमारे बीच था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ दुनिया के सामने दिखाना काफ़ी है। तभी शुएन को समझ आता है, चाहे वो जितनी भी कहे कि प्यार है, होमिंग उसे कभी नहीं मानेगा। उसकी आंखों से आंसू जोर से गिरता है। वो सामने बैठकर बिना किसी बात की परवाह किए रोते हुए खाना खाना शुरू कर देती है। शुएन खाना खाते सोचती है कि लोमड़ी आई वाली एक कहानी होती है। सबको झूठ बोलते बोलते जब असली में लोमड़ी आती है तो कोई नहीं मानता। अब मुझे समझ आया कि वो कहानी कितनी सच है। होमिंग उस तरफ देखता भी नहीं है, बस चुपचाप बोलता है, खाना अच्छा बना, और खाता रहता है। होमिंग
का प्रोजेक्ट शुरू होने का दिन आ जाता है। शिवन वहाँ बैठी होती है। होमिंग बार बार उसे देख रहा होता है। फाउंडेशन स्टोन रखने का टाइम आता है, आइए कहकर होमिंग शिवन को भी ले जाते हैं। मिट्टी यहाँ डालनी है, मुस्कुराओ ठीक से कहकर होमिंग उसे धमकी देता है। शिवन मुस्कुराने की कोशिश करती है। फाउंडेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। शिवन और होमिंग का इंटरव्यू भी होता है। आप दोनों कितने हैप्पी कपल हो, कोई टिप दीजिए, पूछा जाता है। शिवन बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। होमिंग को गुस्सा आता है। वो हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। पैसे वाली घर की लड़की होकर भी कभी काम छोड़कर बैठना नहीं चाहा। छोटी सी उम्र से जो सपना था उसने पूरा किया कहकर होमिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है। हल्का सिग्नल देता है कि कुछ बोलो। फिर शिवन से पूछा जाता है, अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती हो। शिवन होमिंग को देखकर बोलती है, मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते। उस रात दोनों एक साथ लेटे होते हैं। होमिंग बोलता है, आज तुमने बहुत ख़राब बिहेव किया, अगर ऐसे ही बिहेव किए तो तुम्हारी पोजीशन कभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं होगी, ध्यान रखना। शिवन चुप रहती है, फिर कहती है, अब मैं अच्छे से बिहेव करूँगी सर। थोड़ी देर बाद होमिंग का फ़ोन में मैसेज आता है। फैंगलिंग लिखती है, मुझे देखने आओ, मेरे घर आओ। होमिंग इग्नोर करता है, पर फिर कॉल आता है। उसका लॉयर होता है, जो पहले फैंगलिंग के साथ बॉयफ्रेंड जैसा घूमता था। वो कहता है, उस लड़की ने मुझे धमकाया कि अगर तुम नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसलिए आप तुरंत आओ। होमिंग तुरंत निकल पड़ता है। शिवन पूछती है, एक बीवी की हैसियत से क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। पर होमिंग बोलता है, तुम्हारे भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो, सिर्फ तब पूछना जब मैं कहूँ, वरना तुम कुछ मत पूछना कहकर चला जाता है। सीधा निकलकर होमिंग फैंगलिंग के घर जाता है। फैंगलिंग अपना हाथ काट लूँगी बोलकर उसको धमकाती है। होमिंग सामने बैठकर बोलता है, ठीक है, अगर चाहे तो काट लो, मैं देखकर चला जाऊँगा। फैंगलिंग फिर धमकाती है, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूँगी, पर वो वैसे कुछ करती नहीं। फिर वो कहती है, तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो, उसे भी तुमसे प्यार नहीं है, पैसों के लिए ही तुम्हारे पीछे आई है, मुझसे शादी कर लो। होमिंग बोलता है, बस करो, देखो तुम अपना हाथ काट रही हो या नहीं, कितनी देर वेट करूं। फिर कहता है, ठीक है, तुम वैसे भी कुछ नहीं करोगी, तुम्हें जो बोनस और कंपनसेशन मिलना था वो सब दे दिया जाएगा, अब तुम्हें नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर होमिंग अपने लॉयर को बोलता है, इसे संभालो, और चला जाता है। लॉयर बैठकर होमिंग से कहता है, देखो तुम पैसों के पीछे भागती हो या नहीं मुझे नहीं पता, पर एक परिवार तोड़ने वाली लड़कियों जैसी तुम हो, मैं बहुत देख चुका हूँ, तुमसे सीखने को मुझे बहुत मिला, इसलिए तुम्हारे साथ घूमता था। अब मैं तुम्हें कुछ डिवोर्सी आदमियों के नंबर दूंगा, उनसे कांटेक्ट करके तुम टाइम पास करो, तुम्हें तो दूसरे औरतों के पति ही पसंद आते हैं। ये कहकर वो भी निकल जाता है। फैंगलिंग चीखने लगती है, सब मुझे धोखा दे रहे हो। इधर शिवन और होमिंग एक ऑक्शन फंक्शन में आते हैं। फैंगलिंग भी उधर आती है। शिवन उसे बुलाती है और कहती है, इतनी दूर बैठे तो चीज़ें कैसे समझ में आएगी, मेरे पास आकर बैठो कहकर उसे अपने पास बैठा देती है। होमिंग सोचता है, ये क्या कर रही है। शिवन फैंगली से सीधा बोलती है, अब से मेरे पति पर थोड़ा ध्यान देना, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही ना उसे रात में घर बुलाते रहती हो, अब जरा अच्छे से उसका ख्याल रखोगी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा कहकर वो फैंगलिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाती है। फिर बिडिंग शुरू होने वाली होती है। होमिंग तुरंत फैंगलिंग से कहता है, तुम जाकर अलग टेबल पर बैठो। फैंगलिंग उठने लगती है, लेकिन शिवन उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठा देती है और कहती है, क्यों उसे अलग जगह भेज रहे हो, यहीं बैठने दो, देखो बिडिंग शुरू हो गई है, ये यहीं बैठेगी। सबके सामने ऑक्शन शुरू होता है। पहले एक डायमंड रिंग की बिडिंग स्टार्ट होती है। उस रिंग की शुरुआती कीमत 50 लाख रुपए होती है, उसके बाद 60 लाख, 70 लाख, पैसे बढ़ते ही जाते हैं। ध्यान से देख रही शिवन अचानक कहती 1 करोड़ रुपए और अपना कार्ड उठाती है। होमिंग उसे देखकर हैरान रहता है। उस रिंग की कीमत 1 करोड़ पार करके और भी ज़्यादा हो जाती, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख तक चली जाती है। तभी शिवन फिर से अपना कार्ड उठाकर जोर से कहती है 2 करोड़ रुपए। होमिंग और फैंगलिंग दोनों शॉक हो जाते हैं। 3 करोड़ के ऊपर कोई और ऑक्शन नहीं किया, इसलिए शिवन जीत जाती है। तुरंत होमिंग बोलता है, वेरी गुड, साथ ही थोड़ा ओवर हो रहा है ऐसा भी बोलता है, पर शिवन के चेहरे पे कुछ और ही एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। नेक्स्ट ब्रेक में फैंगलिंग जाके वाइन पीती है, वहीं शिवन आ जाती है और नई रिंग पहनकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही है ना, तुम्हें पसंद आई। और फिर शिवन रिंग उतारने लगती है, पर तुरंत कहती है, सॉरी, ये मेरी वेडिंग रिंग है, इसे उतार नहीं सकती, लेकिन अभी जो ऑक्शन में मैंने 3 करोड़
का लिया वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम पे बहुत खूबसूरत लगेगा, और ज़बरदस्ती उसके हाथ में पहना देती है। फैंगलिंग को समझ नहीं आता कि शुएन क्या कर रही है। हॉमिंग भी कुछ बोल नहीं पाता। तभी हॉमिंग थोड़ा तंग करते हुए बोलता है, चलो अब चलते हैं, ओवर मत करो। शुएन भी हंसते हुए बोलती है, अगली बार ऑक्शन में क्या खरीदने वाली हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। वहाँ सब लोग दोनों को देखकर बोलते हैं, कितने अच्छे कपल हैं। शुएन और हॉमिंग दोनों हाँ में हाँ मिला देते हैं और निकल जाते हैं। रात में शुएन की ग्रैंडमा न्यूज़ देख रही होती है और शुएन के चेहरे की उदासी उनसे छुपी नहीं रहती। न्यूज़ ख़त्म होने के बाद शुएन अंदर आकर बैठ जाती है। उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है, आपने कमाल कर दिया, अपने फैमिली का न्यूज़ आपने खुद पढ़ा, बहुत क्लासी था, लेकिन आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ, और चली जाती है। शुएन मिरर के सामने बैठकर मेकअप रिमूव करने लगती है और वहीं ज़ोरों से रो पड़ती है। तभी ग्रैंडमा का फ़ोन आता है, बेटा मैंने टीवी में देखा, तुम ठीक नहीं लग रही थी, कोई प्रॉब्लम है? शुएन रोते हुए कहती है, नहीं ग्रैंडमा सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, और फ़ोन कट कर देती है। शुएन घर आती है, ग्रैंडमा का बनाया हुआ जाम निकालकर टेबल पर रखने ही वाली होती है तो हाथ से स्लिप हो जाता और जैम बोतल नीचे गिर जाती है। शुएन और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे ग्रैंडमा की और याद आती है। अगली सुबह शुएन सीधा ग्रैंडमा के घर निकल जाती है। वहाँ पड़ोसी बताते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा रात को अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हारे माँ और पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनकर शुएन शौक में हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। वहाँ उसकी माँ बताती है, बेटा तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ग्रैंडमा को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आया, इसलिए वो स्टेबल हो गई। शुएन अपने मम्मी पापा को देखती है और कहती है, आप लोग घर चली जाइए, मैं यहीं ग्रैंडमा के साथ रुकती हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगी। पापा कहते, ठीक, हम चलते हैं, तुम रात में यहीं रहो, कल सुबह हम वापस आ जाएंगे। और दोनों चले जाते हैं। शुएन कुछ भी नहीं सुनती, सिर्फ दादी के पास बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल में एक डिसीज़न पक्का हो जाता है, अब मुझे ये ज़िंदगी और नहीं जीनी, मैं हॉमिंग से डिवोर्स लूँगी। झूठ के ऊपर बनी इस शादी की वजह से सोचा था कि कम से कम ग्रैंडमा को खुश रख पाऊंगी, पर अब लगता है मेरी वजह से ही ग्रैंडमा की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, उन्हें मुझे उस हालत में देखा और बेहोश हो गई। ये सोचकर वो और ज़्यादा रो देती और डिवोर्स का फाइनल डिसीज़न ले लेती है। रात हो जाती है, ग्रैंडमा आंखें खोलती है, शुएन को देख कर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? शुएन ग्रैंडमा को पानी पिलाती है, बोलती है, आप क्यों ऐसे कह रही हो? ग्रैंडमा कहती हैं, नहीं बेटा, मुझे लगता है तेरे दिल में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख रहा है। क्या हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम है या काम में? ध्यान दूसरी जगह लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। शुएन रोते हुए ग्रैंडमा से कहती है, आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ मेरे पास रहिए। पर ग्रैंडमा मना कर देती है, बेटा मैं इस गांव में पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, यहाँ ही रहना चाहती हूँ, शहर जाकर मैं तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तुम खुश रहो बस, वही मेरे लिए काफ़ी है, मैं भी यहीं खुश हो जाऊँगी। शुएन दादी के पास लेट जाती है और वहीं सो जाती। कुछ दिन बाद हॉमिंग के पास एक लॉयर आता है जो पेपर देने आया होता है। कहता है, मैंने सुना है आपकी वाइफ ने डिवोर्स अटर्नी से बात की है, शायद वो डिवोर्स लेना चाहती है। हॉमिंग हैरान होकर पूछता है, क्या वो डिवोर्स नहीं लेगी? अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कंफर्म नहीं हुआ है, वो डिवोर्स नहीं लेगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा। वो लड़का चला जाता है, पर हॉमिंग के मन में एक बेचैनी और नर्वसनेस शुरू हो जाती है। उस रात घर पर हॉमिंग काम कर रहा होता है। शुएन अपने रूम से निकल और डिवोर्स एग्रीमेंट ले आती है, उसके सामने रख देती है। हॉमिंग गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुमने डिवोर्स लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शुएन कहती है, मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए, जो भी कुछ तुमने दिया है सब मैं छोड़कर जा रही हूँ। हॉमिंग उसे समझाता है, सोच समझकर फैसला करो, अगर तुम डिवोर्स देती हो तो ये घर, कार, कॉस्टली ड्रेसेस, बैग सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा और मेरी फैमिली का पूरा कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। शुएन कहती है, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है मैं जा रही हूँ, और जाने लगती हूँ। हॉमिंग उसे रोकते हुए बोलता, एक मिनट सुनो, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, अब न्यूज़ मीडिया की वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर चाहा तो मैं तुम्हारे बॉस को अभी मैसेज भेज देता हूँ, सोचो उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। शुएन गुस्से में उसे देखती है, फ़ोन उठाती है और फैंगलिंग को कॉल करती है, कॉल रिकॉर्डर भी ऑन कर देती है। फैंगलिंग फ़ोन उठाकर कहती है, अब क्यों कॉल किया मुझे? शुएन सीधा कहती है, मेरा पति को तंग करना बंद करो, मुझे और उसे अकेले जीने दो।
फैंगलिंग हंसकर बोलती, अरे मुझे धमका रही हो? पता है मैं कौन हूँ? हॉमिंग मेरा खुद का कज़न है। हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तुम कुछ कर नहीं सकती। मैं हमेशा उसके पास आऊँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर शिवेन तुरंत कॉल कट कर देती और कहती है, अगर ये बात बाहर चली गई तो तुम्हारा डिवोर्स मैटर, तुम्हारे बेटे का मैटर सब एक्सपोज हो जाएगा और बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली डिवोर्स कर लेते हैं। हॉमिंग के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए वो चुप रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सिन का मैटर बाहर आए। शिवेन कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल आकर अपना सारा सामान ले जाऊंगी। मैं तुम्हारे अपना एड्रेस भी भेज दूंगी, फिर कोर्ट में मिलते हैं। ये कहकर वो निकल जाती है। हॉमिंग शॉक में उसको जाते हुए देख रहा होता है। शिवेन सीधा अपनी दीदी के घर चली जाती है। वहाँ उसकी दीदी के पुराने रूममेट उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। शिवेन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। तभी यूमिंग आता है और कहता है, तुम अंदर नहीं जाओगे? शिवेन बोलती है, दीदी बाहर गई है, मैं बाद में आती हूँ। यूमिंग बोलता है, चलो मैं भी कचरा फेंकने जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ। और दोनों साथ चले जाते हैं। शिवेन अपनी दीदी के घर रहने का प्लान छोड़ देती है और अपने पुराने घर को फिर से रेंट पर ले लेती है। इधर यूमिंग को डॉक्टर का फ़ोन आता है, अगले हफ्ते तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, छोटी सी भी गलती तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये सुनकर यूमिंग नर्वस हो जाता है। स्ट्रेस कम करने के लिए वो बैलून बॉक्स उठाता है, बैलून फुला फुला कर हवा में उड़ाता है। तभी शार्लिन उसके घर आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? स्ट्रेस इतना ज़्यादा है क्या? चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं। वो उसे एक पार्क ले जा, दोनों पार्क घूमकर मजा कर यूमिंग का स्ट्रेस कम कर देते हैं। धीरे धीरे यूमिंग अच्छा फील करता है। अगले दिन शिवेन अपने फेवरेट स्पा पार्लर में आती है। बहुत कॉस्टली पार्लर था। शिवेन ने वहाँ 1 साल के लिए बुकिंग की हुई थी, इसलिए अगर वो कैंसिल करती है तो रिफंड अमाउंट भी बहुत बड़ा होगा। शिवेन कहती है, प्लीज़ मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मैं इसे कैंसिल करती हूँ। स्टाफ बोलता ओके मैडम और रिफंड प्रोसेस कर देता है। अभी तक पैसा रिटर्न नहीं आता। जब शिवेन पूछती है तो स्टाफ बोलता है, जो अकाउंट से पेमेंट किया था उसी अकाउंट में रिफंड जाएगा और वो अकाउंट आपके हस्बैंड ने क्रिएट किया है। शिवेन थोड़ा रुक कर सोचती है, ओ मतलब सब पैसा हॉमिंग के अकाउंट में जाएगा। फिर वो कह देती है, ठीक है ओके रहने दो, और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की जो पहले शिवेन के साथ हमेशा लड़ती थी, उसके इने में एक लॉयर से मिलती है और कहती है, हमारी माँ ने जो प्रॉपर्टी संभाली है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो शिवेन को देखती है जो एक लॉयर के साथ होती है। तब शिवेन अपनी लॉयर से पूछती है कि ये कौन सा लॉयर है? तो लॉयर बताता है, ये एक डिवोर्स लॉयर है। ये सुनकर वो शिवेन जोर से चिल्लाती है, क्या डिवोर्स? और ऑफिस में सब जगह फैला देती है। सारे लोग बोलने लगते हैं, सुना क्या, शिवेन डिवोर्स लेने वाली है। ये बात ऑफिस से बाहर भी फैल जाती है। इधर फैंगलिंग को भी ये न्यूज़ मिल जाती है। वो हॉमिंग को डिनर के लिए बुलाती है। जब वो रूम में आता है तो फैंगलिंग कहती है, पापा नहीं है, मैं ही हूँ, बस मजाक था, तुम मेरे साथ खाना खाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हॉमिंग वहाँ से निकलने लगता है। फैंगलिंग उसके पीछे जाती है और कहती, तुम तो डिवोर्स लेने वाले हो ना? हॉमिंग शॉक हो जाता है, इसे डिवोर्स के बारे में कैसे पता चला? फैंगलिंग बोलती है, मुझे पता है तुम उससे लव नहीं करते, तुमने उसे कंट्रोल करना चाहा लेकिन तुमसे हुआ नहीं। वैसे भी वो एक प्रॉपर औरत नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी है। तभी शिवेन इंटरव्यू के लिए अंदर आती है। उसके कलीग उसके साथ होते हैं। फैंगलिंग तुरंत ड्रामा स्टार्ट करती है और हॉमिंग का हाथ पकड़ लेती है। शिवेन चुपचाप देखती है, फिर सीधा जाकर फैंगलिंग को जोर से थप्पड़ मारती है और अपना हाथ की रिंग दिखाकर कहती है, समझ लो अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। ये कहकर वो हॉमिंग को भी देखती है गुस्से में और निकल जाती है। हॉमिंग उसे सीन को थोड़ा फनी समझ लेता है और फैंगलिंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फैंगलिंग इरिटेट हो जाते और पूछती, वो मुझे क्यों मारी? हॉमिंग कहता है, मुझे नहीं पता। फैंगलिंग बोलती है, मैं उसे जाकर पूछती हूँ, और निकल जाती है। तभी हॉमिंग उसका हाथ पकड़ कर खींचता और कहता है, सुनो, मेरा और उसका डिवोर्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसने जो बोला वो सच है। तुम फैंगलिंग फैमिली की लड़की हो, इसलिए सोच लो, तुम्हें अफेयर वाली चीज़ों में एंट्री लेनी है? ये कहकर हॉमिंग निकल जाता है। फैंगलिंग बहुत गुस्से में होती है। ऑफिस में शिवेन अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी उसके असिस्टेंट आती है और कहती है, सब लोग कह रहे हैं आप डिवोर्स लेने वाली हो, क्या ये सच है? शिवेन तुरंत बोलती है, नहीं। तभी शिवेन के मैनेजर का फ़ोन आता है, उसे रूम में बुलाते हैं। शिवेन सीधा अंदर जाती है। मैनेजर कहते हैं, तुम्हारा न्यू सेगमेंट चेंज कर दिया गया है और तुम्हारे हस्बैंड के डिवोर्स की खबर न्यूज़ में फैल रही है, क्या ये सब सच है? शिवेन तुरंत कहती है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, मैं अपना जॉब रिज़ाइन करती हूँ सर। मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये क्या कह रही हो? शिवेन कहती है, बस मुझे थोड़ा टायर्ड
फील हो रहा है इसलिए रिज़ाइन कर रही हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। निकलते वक्त वो खुद से कहती है शायद ये सब कभी मेरा था। होमिंग के घर से जहाँ शिवेन होती है उसके सामने सोफे पर होमिंग की मॉम डैड बैठे होते हैं। होमिंग की मॉम ठंडी आवाज़ में शिवेन से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तब शिवेन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। इसके बाद होमिंग के डैड बोलते हैं कि इस तलाक की खबर से सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि होमिंग और कंपनी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो उसे याद दिलाते हैं कि कंपनी का नया प्रोजेक्ट बहुत डेलिकेटेड मोड पर है और ऐसे में ये सब होना ठीक नहीं है। शिवेन बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहती है कि जब तक तलाक की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती वो बाहर ये ही कहेगी कि उसने अपना खुद का काम शुरू करने के लिए जॉब छोड़ी है ताकि सेन परिवार की इज्जत पर कोई आँच ना आए। ये कहने के बाद वो उनके सामने झुककर माफ़ी मांगती है और होमिंग की माँ की तरफ देखकर बोलती है कि अगर होचिन लौटकर उसके बारे में पूछे तो उनसे कहना कि वो कुछ दिनों के लिए घर नहीं आएगी क्योंकि वो बिज़ी है। और लास्ट टाइम सॉरी बोलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर होमिंग को देखते हैं ऑफिस में होता है उससे मिस्टर होंग का मैसेज आता है। वो उसे गोल्फ खेलने के लिए बुलाते हैं। फिर गोल्फ फील्ड देखते हैं। होमिंग मिस्टर होंग के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। मिस्टर होंग उससे पूछते हैं कि शिवेन के जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का र्यूमर सच है क्या। होमिंग कहता है सच है। फिर वो होमिंग को एक ऐसी बात बताते हैं जो उसे चौंका देता है। वो कहते हैं शिवेन अभी भी अक्सर मेरी सास से मिलने आती है और मेरी सास उसे बहुत पसंद करती है। एक परिवार के मेंबर के तौर पर वो तुम्हारे लिए सच में बहुत सिंसियर है। ये सुनकर होमिंग हैरान हो जाता है। फिर शिवेन को देखते हैं वो अपने बाथरूम में सिंक के नीचे लीक हो रहे पानी के पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन पाइप ठीक नहीं हो रहा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने यूमिंग खड़ा होता है। वो शिवेन को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। शिवेन एम्बैरेस्ड फील करती है लेकिन यूमिंग बिना कुछ कहे सीधा बाथरूम में जाता और पाइप ठीक करने लगता है। शिवेन भी उसकी हेल्प करती है। फिर जल्दी ही पाइप ठीक हो जाता है। उसके बाद दोनों किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे होते हैं। फिर यूमिंग उसे बाथरूम पूछता है कपड़े को ठीक करने के लिए तो शिवेन उसे बताती है कि उधर है। यूमिंग के जाने के बाद शिवेन आराम से शांति से बैठ होती है। अचानक दरवाजे की घंटी फिर बजती है। शिवेन दरवाज़ा खोलती है और सामने होमिंग को देखकर चौंक जाती है। शिवेन पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। होमिंग बिना कोई जवाब दिए उसे एक फ़ाइल पकड़ाता और कहता है डिवोर्स सप्लीमेंट एग्रीमेंट है। शिवेन फ़ाइल ले लेती है और कहती है कि वो इसे पर साइन कर कर उसे भेज देगी लेकिन होमिंग जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो दरवाज़ा पकड़कर कहता है आज मेरे पास समय है चलो बैठकर एक एक करके सारी शर्तें देख लेते हैं। ये कहकर वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। होमिंग घर के अंदर आता और चारों तरफ देखने लगता है। वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी यूमिंग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर होमिंग हैरान हो जाता है। शिवेन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती ये मेरा हाई स्कूल दोस्त यूमिंग है और फिर यूमिंग से कहती ये होमिंग है। यूमिंग तुरंत समझ जाता है और कहता है मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूँगा मैं चलता हूँ। यूमिंग के जाने के बाद होमिंग तलाक की नई शर्तें बताता है। कानून के मुताबिक तलाक की अर्जी देने के बाद 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इस दौरान और उसके बाद भी जब तक मैं परमिशन ना दूं तुम हमारे तलाक की खबर किसी को नहीं बता सकती ताकि कंपनी की छवि खराब ना हो। फिर मैरिज रजिस्टर ऑफिस में शिवेन और होमिंग एक ऑफिसर के सामने चुपचाप बैठे होते हैं। ऑफिसर उन्हें कानूनी तौर पर कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में समझाते हैं। वो कहती है कि अगर वो 30 दिन बाद वापस नहीं आते तो उनकी तलाक की अर्जी अपने आप रद्द हो जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोनों बिना एक शब्द कहे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर होमिंग के फैमिली को देखते हैं कि जहाँ सब लोग लंच कर रहे होते हैं होचिन बहुत उदास बैठा होता है और खाना भी नहीं खा रहा होता। वो पूछता है भाभी वापस कब आएगी। होमिंग उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो बिजनेस शुरू करने में बिजी है। तभी होचिन कहता है आपने ही भाभी को गुस्सा दिलाया है इसलिए वो घर नहीं आ रही है। तब होमिंग के फादर होचिन को कहते ऐसे बात किया जाता है अपने भाई से तो होचिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद होमिंग की मॉम को भी खाने का मन नहीं करता तो वो भी चली जाती है। रात में होमिंग होचिन के कमरे में आता है। होचिन सोया हुआ होता है। उसके पास एक स्क्रैप बुक होती है। होमिंग वो बुक उठाता है और उसे देखने लगता है। उस बुक में होचिन और शिवेन
की फ़ोटो होती है। तस्वीरों के साथ प्यारे प्यारे नोट्स और ड्राइंग भी बने होते हैं। फिर सुयन को देखते हैं जहाँ एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही होती है, बट उसे वो नौकरी नहीं मिलती क्योंकि सारी पोजीशन फुल होती है। उसके बाद होमिंग को देखते हैं जहाँ एक बहुत बड़े और सीरियस बोर्ड मीटिंग में होता है। कंपनी के सारे बड़े डायरेक्टर बैठे होते हैं। आज की मीटिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि क्या होमिंग को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड किया जाए या नहीं। वोटिंग शुरू होती है। होमिंग के फेवर में 6 वोट आते हैं और उसके अगेंस्ट भी 6 वोट आते हैं। डिसीजन अब चेयरमैन यानी उसके पिता के आखिरी वोट पर टिका होता है। लेकिन उससे पहले कि वो वोट देते, हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। उसके पापा सुनते हैं कि बोर्ड के मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, सुना है होमिंग की वाइफ ने जॉब छोड़ दी है और दोनों का तलाक होने वाला है। दूसरा मेंबर कहता है, मैंने तो सुना है कि वो इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान भी बहुत लापरवाह था। फिर प्रेजेंट में उसके पापा अपने ही बेटे के खिलाफ वोट कर देते हैं। मीटिंग का रिजल्ट सुनाया जाता है। 60 वोटों के साथ होमिंग को बोर्ड में शामिल करने का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद होमिंग के फादर वहाँ से उठकर अपने ऑफिस में जाते हैं। होमिंग भी उनके पीछे जाता और कहता, आपने ऐसा क्यों किया? जबकि प्रॉमिस ये हुआ था कि कंपनी का क्राइसिस टालने के बदले मुझे बोर्ड में जगह मिलेगी। इस पर उसके फादर गुस्से में फट जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पूरी फ्रीडम दी, तुम्हें अब्रॉड भेजा, लेकिन तुमने क्या किया? 19 साल की उम्र में एक बच्चा बैठा लिया। क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारी ज़िंदगी पर एक दाग बन सकता था? होमिंग जवाब देता, होचिन का होना कोई दाग नहीं है। पिता और भी गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हारे एनिमीज़ को ये पता चल गया तो वो तुम्हें एक लापरवाह कहकर डिफेम कर देंगे। फिर वो सुयन का मुद्दा उठाते हैं, मैंने तुम्हें अपनी बीवी खुद चुनने दी और तुमने क्या किया? एक झूठी लड़की को चुना। उसका परिवार, उसकी पढ़ाई, उसका बैकग्राउंड सब कुछ झूठा था और तुम ये जानते हुए भी चुप रहे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। होमिंग कहता है, ये मेरी मिस्टेक थी, सुयन की नहीं। लेकिन उसके पिता कुछ भी सुनने को रेडी नहीं होते। वो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक दूर दराज के बैकवर्ड इलाके में उसे भेज देते हैं जहाँ कंपनी का एक प्रोजेक्ट अटका हुआ होता है। वो ऑर्डर देते हैं, जब तक ये काम कंप्लीट ना हो वापस मत आना। फिर सीन शिफ्ट होता है। सुयन एक कंपनी में आती है। फिर वो वहाँ की बॉस से मिलती है। वो सुयन को पहचान लेते हैं और उसके पुराने शो की तारीफ़ करते हैं। वो उसे तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग यानी ऑनलाइन सामान बेचने का काम ऑफ़र करते हैं। अगले ही पल हम सुयन को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं, बट वो बहुत ही फॉर्मल टाइप स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तो उसके बॉस उसे बोलते हैं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर उसके बॉस उसे सिखाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं होमिंग को, जो अपने ट्रांसफ़र किए हुए जगह पर आता है। वहाँ का लोकल मैनेजर मिस्टर जैंग कुछ वर्कर्स के साथ होमिंग का वेलकम करता है। फिर होमिंग को एक बहुत ही छोटे से ऑफिस में ले जाता है और वहाँ की सारी चीज़ें दिखाता है। फिर होमिंग सीधा काम पर लग जाता है और प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी फाइल्स ज़मीन पर रखे धूल भरे डब्बों से निकालकर उन्हें पढ़ने लगता है। फिर रात में देखते हैं कि सुयन बहुत मेहनत से लाइव स्ट्रीमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी तरफ होमिंग भी देर रात तक काम कर रहा होता है। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर आता है। वो अपने फ़ोन निकालता है और सुयन की प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है, बट सुयन ने उसे ब्लॉक कर दिया है और ये देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे सुयन की न्यू कंपनी का लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो देखते हैं, जहां सुयन ने पूरी प्रिपरेशन के साथ कैमरे के सामने आती है। वो एक दूसरे होस्ट के साथ मिलकर हाउस होल्ड गुड्स जैसी टॉवल और बैग बेच रही होती है, बट बेचने में कुछ गलती कर देती है। तो मिस्टर क्यू उसे आकर समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना और कहते हैं कि तुम होस्ट सुन की असिस्टेंट बनकर अब स्ट्रीमिंग करोगी। फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम होता है। उसमें सिर्फ सुयन खा रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो उसके बॉस उसे बुलाते हैं और डांटते हैं कि कैमरे में सिर्फ खाना नहीं है, कुछ बोलना भी है, लोगों को अट्रैक्ट भी करना है, समझी? तो सुयन कहती है, ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में सुयन बहुत अच्छा कर रही होती है। उसकी बहन भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख लेती है। फिर रात में सुयन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने जो लाइव स्ट्रीम के दौरान खाया था उसके कारण उसका पेट में दर्द होता है। तभी उसकी बहन उससे मिलने आती है। उसकी बहन उसे इस हालत में देखकर चौंक जाती।
फिर शुएन बैठी होती है, उसकी बहन शाओलिन उसे पीने के लिए गर्म पानी देती है। शाओलिन गुस्से में कहती है, ये होमिंग कितना घटिया आदमी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। तब शुएन जवाब देती है, ये उसकी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक शुरू से ही मेरी थी। ये सोसाइटी ही ऐसी है, अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें उसकी प्राइस चुकानी पड़ती है। शाओलिन अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत सैड और वरिड हो जाती है। होमिंग कंस्ट्रक्शन साइट में स्टील बार देख रहा होता है। फिर होमिंग लोगों से पूछता है, ये सब स्टील बार ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे तो सब में जंग लगते जाएगा। लेकिन वहाँ कोई भी होमिंग को जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ शुएन और एक लड़का होस्ट मिलकर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं। इधर होमिंग खुद काम करने लग जाता है। काम खत्म करके होमिंग सबको पानी देता है। तभी एक आदमी बोलता है, ये स्टील बार अब काम में नहीं आएगा, और ऐसे करके सारी कमियां वो होमिंग को बता देता है। इसी बीच होमिंग का असिस्टेंट भी टाउन से आ जाता है। फिर मैनेजर सबको बुलाता है और बोलता है, तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये टाउन से हमारे ऊपर से भेजे गए इंसान हैं। ये सुनकर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं। होमिंग सीधा बोलता है, फॉर्मेलिटी छोड़ो, मैं डायरेक्ट मैटर पर आता हूँ। बहुत सारे सामान वेस्ट हो गए हैं, एक ही काम दो दो बार करना पड़ रहा है, इसलिए डबल पेमेंट देना पड़ रहा है। पानी का पाइप लाइन ब्लॉक हो गया है क्योंकि प्रॉपर्ली बंद नहीं किया था। स्लैब्स भी ब्रेक हो गए हैं क्योंकि वेट मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ। कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाओ। अगर पहले ही सही से मैनेज किया होता तो क्या ये सब वेस्ट होता? तभी वर्कर गुस्से में बोलते हैं, आप इतना ओवर क्यों कर रहे हो? हमें दोबारा काम करना है तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देना ही होगा। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक काम प्रॉपर्ली नहीं होगा। हमें सही से पेमेंट दिए कितने दिन हो गए, आपको पता है? होमिंग उनकी बात सुनता है, बोलता है, मैं तुम सबसे ग्रुप में बात नहीं करना चाहता। तुम सब अलग अलग इंडिविजुअल काम करते हो, उसका पैसा तुम्हें मिलता ही होगा। लेकिन अभी मेरे पास एग्रीमेंट है, अगर तुम लोग इस पर साइन करते हो, पेमेंट में खुद अपने साइड से तुम सबको अलग अलग दूंगा। ये सुनकर एक यूनियन लीडर बोलता है, नहीं, हम अपनी पुरानी तरीके से ही काम करेंगे, नया सिस्टम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप पैसा दिखाते हो लेकिन देने में डिले करते हो। तभी होमिंग पैसे से भरा बैग निकालता है और सबके सामने दिखाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कितना पैसा है। होमिंग बोलता है, आज से रोज़ काम ख़त्म होते ही अपना दिन का पैसा तुम सीधा मेरे पास से ले सकते हो। अब बताओ कौन कौन साइन करना चाहता है? तो बहुत लोग तुरंत साइन करने आ जाते हैं। सिर्फ एक यूनियन लीडर का ग्रुप और उसके साथ खड़ा मैनेजर की टीम वही साइन करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं, हम देख लेंगे तुम्हारा काम यहाँ कैसे चल रहा है। मैनेजर तुरंत उनसे कहता है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, और उनको रोकने लगता है। तब होमिंग फ़ोन निकालता है और स्पीकर पर कॉल लगाता है, पूछता है, तुम्हारी टीम रेडी है क्या यहाँ आकर काम करने के लिए? वहाँ से जवाब मिलता है, जी सर, कल सुबह तक आ जाएगी। तो वो लोग ये सुनते ही चले जाते हैं और वो मैनेजर क्लैप करने लगता है। दूसरी तरफ होमिंग अपने रूम में है। तभी मैनेजर आता है और कहता है, सर, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। तो होमिंग उसे कहता है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। होमिंग उसे कहता है कि इतने सारे सामान वेस्ट करके दोबारा काम करने के लिए कंपनी को डबल पेमेंट देना पड़ रहा है। जब आपने क्यूसेंट भेजा था हेड कंपनी को, उसमें आपने बोला था कि मटेरियल का रेट और पेमेंट बढ़ रहा है, पर असली में यहाँ देखो तो कितना पैसा वेस्ट हो गया है। आपने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, या फिर इसमें से आपको खुद को कुछ बेनिफिट मिल रहा है? मैनेजर तुरंत समझ जाता है कि होमिंग को सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर होमिंग बोलता है, तुम्हें मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, उसके अंदर सारा काम ख़त्म करके प्रॉपर आइडिया और सही फाइल के साथ मेरे पास ले आओ। तो मैनेजर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इधर शुएन अपने बॉस के पास आती है और कहती है, मैं अकेले लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहती हूँ, चांस दीजिए। बॉस तुरंत बोलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करो। शुएन अकेली लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है। धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिलने लगते हैं। उसके दिए गए प्रोडक्ट्स भी तेज़ी से बिक रहे हैं। उधर होमिंग का असिस्टेंट रील स्क्रॉल करता हुए शुएन का वीडियो देख लेता है। वो तुरंत होमिंग को कॉल करता है, सर, मैंने एक लिंक भेजा है, प्लीज़ ओपन करके देखिए। होमिंग ओपन करता है तो शुएन का लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। उसमें शुएन एक प्रोडक्ट बेच रही होती है। होमिंग शॉक हो जाता है, ये क्या हो रहा है? तभी एक अननोन आईडी कमेंट करके कहता है, आप बहुत सुंदर हो।
इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, और सीधा 50 बॉक्स ऑर्डर कर देता है। हॉमिंग क्यूरियस होकर देखता है ये कौन है। आईडी ओपन करता है तो वहाँ सिर्फ एक कार्टून फोटो होता है। गुस्से में हॉमिंग खुद एक फेक आईडी से 50 प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है, लेकिन सामने वाले दूसरे वायर तुरंत 75 खरीद लेते हैं। हॉमिंग और गुस्सा होकर 100 ऑर्डर करता है, सामने वाले फिर 150 खरीद लेते हैं। हॉमिंग सोचता है और भी ऑर्डर करे, तभी उसे साइट पर काम के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है क्या बचपना है, मैं क्यों इतना कंपटीशन कर रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। इधर शुएन के बॉस और टीम डिस्कस करते हैं कौन है ये जो 150 प्रोडक्ट एक साथ खरीद लिया। ये आईडी तो सिर्फ एक कार्टून का फोटो दिखाता है, शायद कोई बड़ा फैन होगा। बॉस शुएन को बुलाते हैं और बोलते हैं ऐसे लोग जो इतना पैसा खर्च करते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर शॉप या कैफे में बुलाया जाता है। तुम्हें उनसे मिलना होगा, तुम्हारे लिए बड़ा चांस, शायद वो बहुत अमीर है, तुम्हारे लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। तुम्हें वो फैन को छोड़ना नहीं चाहिए, एक कॉफ़ी शॉप में उसे मिल लो। शुएन मजबूरी में मान जाती है और कैफ़े में चली जाती है वो इंसान से मिलने के लिए। वो इंसान को ढूंढने लग जाती है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, भाभी। शुएन मुड़कर देखती है, वो तो हमारा हॉचिन होता है। शुएन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है तुम ही ना इतना सारा सामान खरीदने वाले थे। हॉचिन मस्त शुएन के दिए हुए आइसक्रीम को खाते हुए बोलता हाँ मैंने ही लिए थे। शुएन हैरान होकर पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हॉचिन कहता है जो हमारे यहाँ काम करती है ना वो आंटी से लिया हूँ, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया और मैंने उनसे ऑर्डर किया। शुएन गुस्से में कहती है आगे से ऐसे काम बिल्कुल मत करना, समझ गए। और शुएन तुरंत अपने फ़ोन से उन्हें पैसे भेज देती है। फिर हॉचिन कहता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, माँ भी आपको बहुत मिस कर रही है। भाभी तुम नहीं हो तो घर में सब उदास है, किसी को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई तुमसे कुछ बोलता नहीं। तुम वापस घर आ जाओ, तुम जो भी काम करना चाहती हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर आओ ना। मेरा भाई भी उदास रहता है, देखो ये फ़ोटो। वो एक फ़ोटो शुएन को दिखाता है। फिर शुएन थोड़ी देर सोचती है और फिर पूछती है तुम्हारा भाई कहाँ है। हॉचिन बोलता है मेरा भाई को पापा ने दूसरे सिटी भेज दिया है, अब कुछ महीने तक वो घर के पास भी नहीं आएंगे। शुएन कहती अच्छा ठीक है, देखो तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, जब भी तुम मुझे मिस करो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगी, तुम्हें ले जाकर तुम्हारी पसंद की चीज़ खिलाऊंगी, ठीक है। हॉचिन खुश होकर कहता है सच। शुएन बोलती है हाँ, और उसके सर पर हाथ मारकर हंस। नेक्स्ट डे फैंगलिंग अपने रूम में रील स्क्रॉल कर रही होती है और शुएन की लाइव स्ट्रीम देख लेती है, तो फैंगलिंग कमेंट कर देती है कि ये लड़की पहले किसी रिच आदमी को फंसाकर पैसा निकाल ली थी, फिर उनके घर से इसे निकाल दिया गया, अब यहाँ आकर भीख मांग रही है। फिर सब लोग कमेंट देखकर गलत कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी लड़की को देखते ही समझ आ जाता है ये तो वही न्यूज़ रीडर लड़की थी ना। शुएन कमेंट देखकर शॉक हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए उसका गला रुक जाता है, लेकिन फिर वो संभालती है और बोलती है ठीक है चलो अब बाकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। तभी उसका बॉस उसे बुलाता और गुस्से में तुम ऐसे क्यों शौक होकर खड़ी रही, क्या सोच रही थी, और ये कमेंट कितने गंदे आ गए हैं, तुम्हें क्या लगता है इसके क्या जवाब देना है। शुएन सिर्फ कहती है सॉरी सर। बॉस बोलते इंडोर तुमसे हो नहीं रहा, क्या तुम्हें आउटडोर भेज दूँ, वहाँ काम करोगी। शुएन कहती है आपको जो करना है कीजिए। बॉस गुस्से में होते हैं और उसे आउटडोर शूटिंग के लिए भेज देते हैं। अब शुएन बाहर एक बड़े ग्राउंड में आती है, वहाँ हर जगह टेबल्स लगी होती है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। अब शुएन आउटडोर स्ट्रीमिंग कर रही होती है, पहले जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें बिक रही थी वैसे नहीं, अब सिर्फ सिंपल चीज़ें, तेल की बोतल, पानी की बोतल, अंडा, मैदा, चावल जो मार्केट में नॉर्मली मिलता है वही बल्क में बेच रही होती। इधर शुएन की सास और उनकी फ्रेंड्स गार्डन में बैठी होती है। वो लोग पूछते शुएन ने न्यूज़ रीडर की नौकरी क्यों छोड़ी, कोई भी बिजनेस करे तो क्या वापस उतना बड़ा नाम मिलता है। हॉमिंग की मॉम समझाती है उसे जो पसंद है वो करने दो। फिर फैंगलिंग आती है और सबको बोलती है चलो मेरे साथ एक सरप्राइज़ है। वो उन्हें लेकर एक बड़े जगह पर ले जाती है जहाँ हर इन्फ्लुएंसर अपना सामान बेच रहा होता है। सास और फ्रेंड्स हैरान होकर पूछती हैं तुम यहाँ मुझे क्यों लेके आई हो, ये जगह हमारे लायक है क्या। फैंगलिंग उन्हें अंदर लेके जाती है। वो लोग शुएन को देख लेते हैं। उनकी एक फ्रेंड कहती है देखो तुम्हारी बहू क्या कर रही है, चावल बेचने तक आ गई है, ये चिल्लाकर प्रोडक्ट बेचने तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक। हॉमिंग की मॉम तुरंत गुस्से में फैंगलिंग से बोलती है तो इसलिए तुम हमें यहाँ बुलाई थी, और उसका हाथ झटक
कर कहती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब लोग ऐसा नीचा क्यों सोच रहे हो। 30-35 साल पहले हम सब भी गरीब परिवार से थे, हम लोग ने भी ऐसा काम किया था। और सबको अपनी पुरानी बात याद दिलाती है होमिंग की मॉम, और कहती है हर कोई छोटी जगह से शुरू करता है। मेरी बहू भी बिना किसी की हेल्प से अपना सर झुका के जितना हो सके उतना काम खुद कर रही है, मुझे उस पर गर्व है। उनमें से एक आंटी कहती, बिल्कुल सही बोला, मुझे तो शुएन को देखकर खुशी हो रही है। शुएन दूर से ये सब देख रही होती है। फिर होमिंग की मॉम तुरंत ड्राइवर को भेजती है शुएन के पास, यहाँ 100 बॉक्स पैक करो, मुझे चाहिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वो ड्राइवर वहाँ जाता है और 100 बॉक्स मांगता है। फिर मिंगलिंग भी आती है और कहती है मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, और वहाँ धीरे धीरे भीड़ लग जाती है। फिर शुएन दूर से अपनी सास को देखती है और स्माइल करती है। इधर उसका बॉस शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या हो गया, सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए हैं, ये क्या कर रही हो तुम, किसने लिए सारे प्रोडक्ट। तो दूसरे ओर से बताता है कि मिसेस यू मतलब कि होमिंग की मॉम ने लिए हैं। फिर रात में सारे बॉक्स शुएन और उसकी टीम अंदर रख रही होती। कोई शुएन से पूछता है वो खरीदने वाले सब आपके जान पहचान के ही थे ना, पर शुएन उनकी बात इग्नोर करके चुपचाप अपना सामान अंदर रखने लगती है। उसी वक्त दूसरी तरफ होमिंग अपनी कार लेकर आता है। वो चुपचाप खड़ा शुएन को काम करते हुए देखता, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। शुएन गाड़ी क्लोज करके अंदर चढ़ने ही वाली होती है, तभी उसे होमिंग दिख जाता है। वो उसके पास जाकर कहती है क्या बात है, क्या एग्रीमेंट में कोई नया पॉइंट ऐड करना है। होमिंग कहता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, तुम्हें न्यूज़ चैनल की नौकरी रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम वापस जाओ और अपना पुराना काम ज्वाइन कर लो, मैं उन्हें फ़ोन करके बोल दूंगा। पर शुएन तुरंत कहती है नहीं, मुझे वो काम सूट नहीं करता, मुझे ये काम ही सही लगता है, मैं इससे खुश हूँ। तब होमिंग अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता और देता है, इस कार्ड में हर महीने तुम्हारे लिए पैसे डाल दूंगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है, पैसे की चिंता मत करो। शुएन कार्ड लेने से मना करती है और कहती है सबको पता नहीं, पर हमें तो पता है कि हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, मैं अपनी न्यू लाइफ शुरू कर चुकी हूँ, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है, तुम्हें मुझे देखकर पछताने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बस स्ट्रेंजर की तरह हैं। ये कहकर वो अपनी कार में बैठ जाती है और निकल जाती है। होमिंग बस एक जगह रुककर उसे जाते हुए देख रहा होता है और शुएन को बॉस बुलाते हैं। बुलाकर बोलते हैं उन लोगों को कैसे जानती हो जो इतने बड़े बड़े ऑर्डर लिए थे, उनके पास जाकर हेल्प मांगो ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदवा लो, या फिर बस हमारी प्रोडक्ट को लेकर उनसे फ़ोटो क्लिक करवा कर अपलोड करवा दो, तो यही काफ़ी होगा, हमारा सेल पिच ज़बरदस्त आगे बढ़ेगा, इसी को फॉलो अप करके हम भी बड़े लोग बन सकते हैं। लेकिन शुएन बोलती है सर ये मुझसे नहीं होगा। बॉस बोलते हैं अरे तुम्हें करना ही होगा, उस दिन मैंने उस लड़के से बहुत बातें करके तुम्हारे लिए चांस अरेंज किया था, लेकिन वो लड़का माइनर था, उससे ज़्यादा खरीदना अलाउड नहीं था, तब भी तुमने मना कर दिया था, अब ये भी नो कहा तो मैं क्या करूं, फिर मैं तुम्हें काम कैसे दूंगा। ये सुनकर शुएन बोलती है ठीक है सर, मेरा अकाउंट सेटल कर दो, मैं 1 महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे सैलरी भी नहीं मिली, सैलरी दे के मुझे भेज दो। बॉस बोलते हैं अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, तुम्हारी जो सैलरी मिली थी वो लगभग 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके अलावा नए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए तुमने जो ड्रेस प्रोवाइड किया और कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी, ये सब खर्चे के बाद बचा सिर्फ 14,000, वही तुझे दे सकता हूँ। शुएन बोलती है आप मुझे डिटेल भेजिए कि किस किस चीज़ पर कितना खर्चा हुआ, मैं चेक करके बोलती हूँ, बाकी सब मैं खुद देख लूँगी। ऐसा बोलकर शुएन वहाँ से निकल जाती है, सीधा अपनी दीदी के घर आ जाती है। वहाँ जाकर बोलती है तू ढंग से खाना नहीं खाती, कम से कम जो स्नैक मैं लाती हूँ वो तो पी, हेल्थ के लिए अच्छा है। और देखती है कि उसकी दीदी पुरानी बोतल से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ क्रीम निकाल कर एक नई बोतल में भर रही होती है। शुएन बोलती है ये क्यों कर रही हो, नया ले लो ना। शाओलिन बोलती है नहीं, इसमें अभी बहुत है। उसी वक्त शाओलिन की पुरानी रूममेट एक लड़की फ़ोन करती है और कहती है कि याओ कंपटीशन में फ़ेल हो गई और बहुत रो रही है। शाओलिन कहती है ठीक है मैं आती हूँ। फिर शुएन से कहती है तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुझे उन सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है शाओलिन के फ्रेंड के रूम में। शुएन देखती है कि वो रूममेट लड़की
एक बहुत सुंदर ड्रेस डिज़ाइनर है। वो स्पेशल ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेसेस डिज़ाइन करती है। श्वेन बोलती है, इतना ब्यूटीफुल ड्रेसेस मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो लड़की रोते रोते बोलती है, इसका क्या फ़ायदा, एक बटन खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चा कंट्रोल से बाहर हो गया, कोई मुझ पर भरोसा करके 2000 भी नहीं देता। अगर 2000 कपड़ा लेना भी चाहूँ तो उसके लिए 5000 लग जाते हैं। मैं अकेली लड़की ये सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। ये सुनकर श्वेन इधर उधर देखने लगती है। वहाँ का माहौल ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसके दिल में आता है, इतना टैलेंटेड लड़की अपना हुनर यूज़ नहीं कर पा रही है। तब शाओलिन मैं भी सोचती थी कि मैं तेरी हेल्प करूं, लेकिन मेरा सैलरी और मेरे रेंट और खाने में ख़त्म हो जाते हैं। मुझे भी इस मंथ एंड में स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेविंग एक पैसा भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? वो डिज़ाइनर लड़की बोलती है, शायद मुझे ये सपना छोड़कर कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर श्वेन के दिल में एक प्लान आता है, लेकिन वो तुरंत नहीं बोल पाती, सीधा शाओलिन के साथ बाहर निकल जाती है। शाओलिन उससे पूछती है, मन में क्या तुम सोच रही हो? तब श्वेन बोलती है, तेरी फ्रेंड गाँव को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई, शायद जो रास्ता मैंने लिया वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा गोल तो सही है। हमने बड़े आदमी बनना है, अमीर बनना है, लाइफ में सेटल होना है, बिना स्ट्रगल के जीना है। यही तो प्लान बनाया है हमने। उसके लिए मैंने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया। अगर सही रास्ते से चलकर ये गोल पा सकती हूँ तो क्यों ना करूँ? क्या हम नहीं कर सकते? बहुत हो गया स्ट्रगल, अब कुछ तो करेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से श्वेन आगे चली जाती है। यहाँ हामिंग अपना काम देख रहा होता है। उसके पास मैनेजर आता है, बोलता है, सर जो अकाउंट फाइल आपने मांगा था वो यहाँ है, बोलकर फाइल दे देता है और निकल जाता है। हामिंग तेज़ी से फाइल खोलता है और सीरियसली देखने लगता है। तब वह मैनेजर बाहर जाकर अपने आदमी से कहता है, जो फाइल मैंने उसको दिया है ना, उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी उसे समझ नहीं आएगा। बहुत घमंड से बोलता है। फिर हामिंग के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। टीम वाले बोलते हैं, सर चलिए। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है, आपके ग्रुप ने मुझसे 6 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो पैसा वापस दे दो और बिल्डिंग का काम शुरू करो। हामिंग कहता है, ये लोन आपको पहले का मैनेजर लिया था, वो उसका पर्सनल लोन था, इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बकवास कर रहे हो? किसी भी लॉयर से को बुलाकर पूछ लो। लेकिन वो आदमी बोलता है, जो भी था अब वो मैनेजर यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे किसके पास जाना है? मैं यहीं आकर पैसा मांगूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में गुंडा टाइप लोग भी ले आता है। वहाँ झगड़ा जैसा माहौल बन जाता है। वो आदमी हामिंग को धमका कर बोलता है, तुम अमीर आदमी है, हमें नीचा समझता है क्या? हम लोकल से, तू शायद यहाँ से कब ही निकल जाएगा, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। सोच ले, ये बिल्डिंग रहे या ना रहे, मैं डेली आकर पैसा मांगूंगा, जब पैसा होगा दे देना। ऐसा बोलकर वो लोग निकल जाते हैं। हामिंग टेंशन में सोचते रहता है, क्या करे? मैनेजर और उसका आदमी पीछे से हंस रहा होता है। अब देख हामिंग कैसे फंसेगा। इधर श्वेन और शाओलिन और उसकी 2 रूममेट होती हैं। लड़कियां श्वेन से पूछती है, क्यों बुलाया है? मैं श्वेन बोलती है, मैं सोच रही थी हम चारों मिलकर एक बिजनेस क्यों ना शुरू करें। तुम तीनों बहुत टैलेंटेड हो, तुम जैसी सुंदर डिज़ाइन बनाने वाली लड़की मैंने कभी नहीं देखा, और मेरी दीदी जो है वो मेकअप करने में बहुत एक्सपर्ट है। तीसरी लड़की इन्फ्लुएंसर है, वो मॉडल बन के लिए फिट है, और प्लानिंग मेरे ऊपर, मैं प्लानिंग का काम संभालूंगी। ये सुनकर इन्फ्लुएंसर लड़की कहती है, मेरे काम में पहले ही कम पैसे आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और इन्फ्लुएंसर छोड़ दी और पैसे बंद हो गए तो मैं क्या करूंगी? तब श्वेन अपना कार्ड निकालती है और बोलती है, इसमें मैंने 15 लाख रुपए सेव किए हैं, ये मेरी लाइफ का पूरा सेविंग है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भरोसा है हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये सुनकर वो डिज़ाइनर लड़की बोलती, ठीक है, मैं भी अपना डिज़ाइन का टैलेंट यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। श्वेन बोलती है, ठीक है चलो हम शुरू करते हैं, और चारों लड़कियाँ रेडी हो जाती है। एक तरफ वो डिज़ाइन लड़की ड्रेसेस का डिज़ाइन रेडी करती है, दूसरी तरफ शाओलिन उसके हिसाब से मेकअप रेडी करती है और श्वेन प्लानिंग कर रही हो। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर लड़की डिज़ाइनर लड़की के ड्रेस को पहनकर रील्स बनाती है। देखते ही देखते बस 4-5 लाइक आते हैं। सब सोचने लगते हैं, अरे यार सिर्फ 4-5 लाइक आएंगे तो हम इस महीने कैसे मैनेज करेंगे। तभी यूमिंग उस पेज को सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है। उसने वही ड्रेस पहना होता है जो उन्होंने दिया था। घर से बाहर निकलते वक्त एक आंटी उसके पास आकर बोलती है, ये ड्रेस तो अच्छा है, कहाँ से लिया? यूमिंग उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। उस दिन शाओलिन का काम खत्म होने के बाद वो घर आती है, तभी उसका एक्स फिर से आ जाता है। शाओलिन चिल्लाती है, अरे तू मेरा जान ले लेगा क्या? प्लीज़ यहाँ से जा, तेरा और मेरा बीच का कोई रिश्ता नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। कब तक मेरा पीछा करेगा? एक्स बोलता है, नहीं नहीं, पहले मेरा जॉब सही नहीं था, इसलिए तेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम थी, अभी मुझे जॉब मिल गया है, हमारे इस शहर में रिसेप्शनिस्ट का जॉब है। अगर मैं ये जॉब कंटिन्यू करूँ तो तेरे मम्मी पापा को
भी कुछ नहीं बोलेंगे। शाओलिन बोलती है, मेरी पूरी ज़िंदगी में ये सोच कर नहीं जी सकती कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे देखकर क्या बोलेंगे। मेरे लिए मेरी छोटी सी लाइफ ही सब कुछ है, उसमें मुझे खुश रहना है। ये कहकर वो निकलने लगती है, लेकिन एक्स उसका हाथ पकड़ के खींचता है। तभी एग्जैक्ट टाइम पर यूमिंग आता है और कहता है, इसे छोड़ो, मैं शाओलिन से प्यार करता हूँ। दोनों शौक हो जाते हैं। फिर यूमिंग शाओलिन का हाथ पकड़ के ले जाता है। यूमिंग उसे देखकर कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। तो शाओलिन कहती है, हाँ मैं बिजी थी। फिर दोनों शर्माने लग जाते हैं। इधर शाओलिन फिर सुएन के घर आती है। वो पूछती है, सब्सक्राइबर बढ़े? वो लोग बताते हैं 14 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। सुएन बोलती है, हमारी जर्नी बहुत टफ है, रास्ता बहुत मुश्किल है, जो रास्ता हम चल रहे हैं वो सही नहीं है, अब प्लान बदलना पड़ेगा। और फिर सुएन प्लानिंग स्टार्ट करती है सबके साथ मिलकर। अगली सुबह जब होमिंग साइट पे होता है, उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बोलता है, सर आपने जो बोला था ना, उस आदमी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। होमिंग खुश होकर बोलता है, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर पूछता है, अब सुएन क्या कर रही है? असिस्टेंट बोलता है, उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया, अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक इथिक ड्रेसेस बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा। होमिंग बोलता है, ठीक है, वो फाइल तुम मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा। अगले दिन होमिंग सीधा उस गुंडे के पास पहुंचता है। वहाँ सब लोग उसे मारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन होमिंग बिना घबराए सीधा उस गैंग के हेड के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं पैसे के बारे में बात करने आया हूँ। गुंडा बोलता है, 2 दिन तुम्हारा आदमी गायब था, कब दोगे मेरे पैसे? 60 लाख रुपए जो दिए थे। होमिंग बोलता है, मैं पैसे देने नहीं आया, अभी हमें और फंड की ज़रूरत है, थोड़ा और लोन चाहिए। गुंडा गुस्से में बोलता है, अरे पहले दिए हुए 60 लाख का पता ही नहीं, ऊपर से तुम और पैसे मांग रहे हो। तब होमिंग बोलता है, चलो थोड़ा वॉक पे चलते हैं। गुंडा बोलता है, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, और वहाँ से चलने लगता है। वॉकिंग करते करते गुंडा और होमिंग दोनों गुंडे के घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी गुंडे की माँ बाहर आ जाती है। होमिंग जोर से बोलता है, आंटी। माँ बोलती है, अरे होमिंग बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ अंदर। तब वो गुंडा लड़का भी आ जाता है। उसकी माँ पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने पक्का इसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, और मारना स्टार्ट करने ही वाली होती है। तभी होमिंग बोलता है, नहीं आंटी, मैं तो आपके बेटे से बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, लीगल बिजनेस आंटी। आंटी बोलती, अच्छा, अगर मेरा बेटा तुम्हारी वजह से सुधर जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम दोनों अंदर आकर बैठकर बात करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और आंटी अंदर चली जाती है। गुंडा उससे गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी माँ का पता कैसे लगाया? मेरी माँ को बीच में लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। होमिंग बोलता है, मुझे तुम्हारी माँ सीनियर केयर सेंटर में मिली थी, और मैं यहाँ सिर्फ एक बिजनेस मैटर के लिए आई हूँ। जिस आदमी में तुम इन्वेस्ट किया था वो भाग गया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन अब के बाद अगर तुम एक पैसा भी इन्वेस्ट करोगे तो उसे लीगल बना सकते हैं। तुम एक फेक लैंडस्केप कंपनी बनाकर उसके नाम से लोन लिए थे। अब मैं अपने प्रोजेक्ट का लैंडस्केप का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम हमारे पार्टनर बन जाओगे, और जो भी पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे उस प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट लॉस भी हो जाता है तो इंश्योरेंस के थ्रू तुम्हें पैसा वापस मिलेगा। तुम्हारी पोजीशन ख़राब नहीं होगी, तुम्हारी माँ तुम पे प्राउड करेगी, और यहाँ के लोग तुम्हें देखकर सलाम करेंगे। सोचो, कल मैं इस गांव से चला जाऊँगा, लेकिन तुम यहीं रहोगे। तुम्हारे लिए यहाँ की इज्जत, तुम्हारी माँ का प्राइड और पैसा सब मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट तुम्हें ठीक लगता है क्या? गुंडा बोलता है, मुझे ठीक लगता है, अगर इसमें सच में प्रॉफिट है तो मैं रेडी हूँ। होमिंग बोलता है, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ हो, और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन होमिंग मैनेजर को ट्रीट देता है। मैनेजर बोलता है, सर आपने इतना खाना मेरे लिए मंगवाया है? होमिंग बोलता है, हाँ, क्योंकि हमें फंड वापस मिल गया इसलिए ट्रीट, और कल से नया मैनेजर ज्वाइन करेगा। मैनेजर शॉक होकर बोलता है, सर क्या मुझे जॉब से निकाल रहे हो? प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मेरे जैसा अच्छा मैनेजर आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मुझे निकाला तो आगे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। होमिंग उसे घूरकर बोलता है, ओ ऐसा, ठीक है, मैं पुलिस से कंप्लेन दे देता हूँ। तुझे मिनिमम 10 साल की सज़ा तो पक्की है। तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, मतलब तुम्हारे पीछे मेरी कंपनी में कोई सपोर्ट करता है, वरना तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कोई हैंडल नहीं कर सकता। बताओ कौन है? होमिंग उसे धमकाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। सीधा अपने पापा के ऑफिस आता है। होमिंग बोलता है, इस फाइल के अंदर सारी रिपोर्ट है। उसके पापा कहते हैं, इसके आगे मैं हैंडल करूँगा। तुम और शिवन का नोटिस पीरियड ख़त्म होने वाला है, डिवोर्स हो जाएगा, तुम बस ये काम पर ध्यान दो। होमिंग के पापा फाइल खोलते और देखते हैं वो आदमी जो वोट करने नहीं आया था उस दिन, वही पर्दे के पीछे सब
कुछ कंट्रोल कर रहा था। वो आदमी बोलता है होमिंग डिवोर्स लेने वाला है, यही सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, और अपने असिस्टेंट को कहता है काम शुरू करो। और शुएन जब अपनी दीदी के दोस्त के अपार्टमेंट जाती है तो सुनती है कि उसकी दीदी और एक डिज़ाइनर लड़की बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बेचारी शुएन इतना पैसा डाल रही है पर कोई भी इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा। शाओलिन उससे तसल्ली देती है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शुएन को बुरा लग जाता है। फिर शुएन अपने बड़े बड़े रिच कॉन्टैक्ट के पास जाकर समझाती है कि अगर आप थोड़ा हाई लेवल में इन्वेस्ट करोगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो सबको समझाती है और उनके साथ ड्रिंक भी करना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा ही नशा चढ़ जाता है पर फिर भी वो सबको कंपनी देती है। फिर वो घर जा रही होती है और फ़ोन करके लोगों से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछती है। मैडम आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे क्या? वहीं पर हमारा होमिंग आ जाता है, कार पे बैठा होता है और देखता है कि शुएन लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसके हाथ में जो लैपटॉप था वो नीचे गिर जाता है, उसे उठाती है। तभी होमिंग कार से निकल जाता है और शुएन की हेल्प भी करना चाहता है बट वो नहीं कर पाता। होमिंग के दिमाग में आता है कि डिवोर्स हो चुका है, अब इससे ज़्यादा स्ट्रेंजर बने रहना ही बेटर है, इसलिए वो उसके पीछे फॉलो नहीं करता, बस वही रुक जाता है। तभी वहाँ शाओलिन आ जाती है। वो होमिंग से पूछती है आप यहाँ क्यों आए? होमिंग बोलता है शुएन को देखने आया था। शाओलिन उससे कहती है मैं इतने दिन चुप रही, आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए बोल रही हूँ, चाहे उसने गलती की है पर तुम भी इतने मासूम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही वो इतनी परेशानी में है। अगर तुमने उसे थोड़ा प्यार से बात की होती तो ये सब नहीं होता। अब इसके बाद तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। होमिंग कहता है मैं तो हेल्प करना ही आता हूँ, तुम्हारी बहन ही एक्सेप्ट नहीं करती। शाओलिन कहती अगर नहीं करती तो छोड़ दो और वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरी तरफ शुएन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही होती है। वहीं पर जैंगलिंग आता है और शुएन को देखता है। जैंगलिंग उसके पास जाता है और कहता है मिस शुएन। शुएन पलट कर कहती है जैंगलिंग सर आप। वो कहता है सर मत बोलो, बस जैंगलिंग कहना काफ़ी है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? इन्वेस्टमेंट के लिए? शुएन कहती अपने लिए आई हूँ। लिंग हैरान हो जाता है, अपने लिए मतलब जो बातें लोग कह रहे हैं वो सब सच है? तुम और तुम्हारा हस्बैंड के बीच प्रॉब्लम है, शायद ये सब सही ही है। फिर वो उसके हाथ से फाइल खींच लेता है और खुद ही देखना स्टार्ट कर देता है। कहता है तुम ये कैसे प्रमोट करोगी? शुएन कहती है रील्स बनाकर। तब लिंग बोलता है रील्स डाल के एडवर्टाइजमेंट करने वाली हो? तुम्हें चाइना के मार्केट वैल्यू के बारे में पता है? रोज़ कितने रील आते हैं मालूम है? रोज़ के रोज़ लगभग 80 लाख नए रील्स अपलोड होते हैं। उन 80 लाख रील्स में अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट अलग दिखाना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे 80 लाख रील्स अपलोड होते हो, उनमें से एक्चुअली में जिनका पास हैवी फॉलोअर्स होते हैं वो बस 1000-2000 लोग ही होते हैं, और उन 2000 लोगों को क्रॉस करके आगे आना एक बड़ा प्रोसेस है। ये कितना मुश्किल है, समझ रही हो ना? इसलिए तुम्हें 4 चीज़ों पे फोकस करना होगा। कुछ भी बोरिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रेंड हर दिन बदलते रहता है। तुम्हें रोज़ नए आइडिया लाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह रहा हूँ। शुएन तुरंत कहती है नहीं नहीं आप ऐसे मत सोचिए, आप तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझाया था, अगर हो सके तो मुझे कुछ और बातें भी बता दीजिए। फिर लिंग बैठकर 4-5 पॉइंट समझाता है। शुएन पूछती है अगर मैं आपसे इन्वेस्टमेंट मांगूँ तो आप इन्वेस्ट करोगे? लिंग तुरंत कहता है नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। शुएन हंसती है हाँ ये भी सही है। फिर वो फाइल वापस ले लेती है। लिंग कहता है पर तुम्हें मैं पहले से जानता हूँ इसलिए एज अ फ्रेंड हेल्प करूँगा। मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर पता है, सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी फ़ोटो के साथ ही प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और अच्छे लोगों तक रीच करेगा। ये फोटोग्राफर मेरा कनेक्शन का है, इसलिए तुम्हें उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। शुएन हैरान हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच। फिर लिंग उसे डायरेक्टली फ़ोन नंबर मांगता है तो शुएन दे देती है और लिंग थोड़ा स्माइल करता है। दूसरी तरफ होमिंग अपने रूम के अंदर पेंटिंग कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है आपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया? होमिंग कहता है हाँ, पर अभी भी मेरे पास
और कोई ऑप्शन नहीं था, अभी भी मुझे साइड में ही रखा गया है, इसलिए मुझे एक नया प्लान सोचना होगा। असिस्टेंट कहता एक फॉरेनर ब्रिंग्स फ्रांस से यहाँ चाइना आने वाले हैं। वो अपनी वाइफ के साथ वीकेंड यहाँ स्पेंड करेंगे, आप उनसे मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिए। हॉमिक सोचने लगा। उसके आने से पहले ही फ्रांस में एक एजेंट ब्रिंक्स से मिलने चला जाता है। वो आदमी इंग्लिश में थोड़ा अटकता है तो ब्रिंक्स कहता आप चाइनीज़ में बात करो, मेरी वाइफ चाइनीज़ है, मैं घर में हमेशा चाइनीज़ ही बोलता हूँ। वो आदमी बोलता है वाह बहुत अच्छा है। फिर दोनों बिजनेस की बात करना शुरू करते हैं। ब्रिंक्स कहता है तुम्हारे आइडिया के बारे में मैं सोचूंगा, अभी मैं वेकेशन के लिए चाइना आ रहा हूँ। तो वो एजेंट तुरंत बोलता है जिस दिन आप आएंगे मुझे बता दीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। तो ब्रिंक्स कहता है नहीं मेरे सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, ये ट्रिप में कोई बिजनेस की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने मना किया है। तो एजेंट बोलता ऐसा क्या, चलिए छोड़िए खाना खाते हैं। फिर इधर होमिंग का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ब्रिंक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है और उसकी वाइफ के लिए तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल है। इधर शुएन अपने रूममेट के साथ फोटो शूट कर रही हो, वो भी लिंग के बताए बड़े फोटोग्राफर के स्टूडियो में चल रहा होता है। शुएन काम कर रही होती है, लिंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। शुएन कहती है थैंक्स अ लॉट, देखिए आपने मुझे इतनी बड़ी हेल्प की है, इसलिए मैं आपको सारे प्लान्स बताती हूँ। फिर वो अपनी कोट निकाल कर उसे ओढ़ा रहा होता है पर शुएन ध्यान नहीं देती और उसे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती रहती है। लिंग उसे देखते हुए सोचता है जब एक लड़की किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होती, किसी बात में गिरती नहीं और हमेशा स्ट्रांग होती है, तब वो एक लड़की को और भी ज़्यादा चार्मिंग लगती है। लेकिन सुएन उसे इग्नोर करके सिर्फ काम पर फोकस करती है। फिर सुएन का फ़ोन बजता है, वो साइड में जाकर कॉल उठाती है। होमिंग होता है, वो कहता है तुम घर आ सकते हो 1 मिनट के लिए। सुएन कहती है मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। शावलिन पूछती है कौन था, शुएन कहती है होमिंग था। फिर फ़ोन में एक और अर्जेंट मैसेज आता है, मुझे तुमसे अर्जेंट हेल्प चाहिए, तुम घर आ सकती हो। शावलिन कहती है तू जाने वाली है क्या? शुएन बोलती है हाँ, अगर इतनी ज़रूरी ना होता तो वो मुझे बुलाता ही नहीं, मैं जाकर देख कर आती हूँ। शावलिन बोलती है अगर कुछ प्रॉब्लम करे तो मुझे बता देना, मैं आकर उसे मार दूंगी। तब शुएन कहती है तुम हमेशा अच्छा सोचती हो। फिर दोनों घर के अंदर एंट्री कर होमिंग बैठता है और शुएन को बैठने बोलता है, वो नहीं बैठती। होमिंग कहता है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें कई लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगा है, मुझे पता है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो शुएन कहती है ठीक है। तो होमिंग एक फ़ाइल निकालता है और कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट सिक्योर करना है। वो आदमी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए तुम्हें मेरी बीवी बनने का एक्ट करना होगा। अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए टेक्निकली तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ही उसे हैंडल करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? और वो कहता है इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो प्रॉफिट 100 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा और मैं तुम्हें तुम्हारी बिजनेस के लिए 10 करोड़ दे दूंगा। तब शुएन कहती है ठीक है, अगर मुझे कुछ दिन तुम्हारी वाइफ बनकर एक्ट करना तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। होमिंग शौक में पूछता है बस 1 करोड़? शुएन कहती है हाँ, मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, मैं 1 करोड़ में मैनेज कर लूँगी, मुझे वही चाहिए, तुम्हें देना है या नहीं बताओ। तो होमिंग मान जाता है। अगले दिन होमिंग और शुएन बारबी और केन जैसे ड्रेस पहनकर होटल में आते हैं। वहाँ ब्रिंक्स और उसकी वाइफ होटल में वेट कर रही होती है। तभी दोनों लवी डबी कपल जैसे बिहेव करते हैं। ब्रिंक्स और उसकी वाइफ उन्हें देखते हैं। ब्रिंक्स की वाइफ जाते जाते कहती है मुझे तो ट्यूबलाइट कपल पसंद है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग ट्यूबलाइट कपल जैसे रेडी होकर सीधा लिफ्ट पे आ जाते हैं जहाँ ब्रिंक्स कपल भी होते हैं। ब्रिंक्स की वाइफ बोलती है वाह, इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल मूवी जैसी है, एकदम परफेक्ट। लिफ्ट से उतरते ही ब्रिंक्स कपल अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। होमिंग और शुएन उनके पीछे होते हैं। रूम सर्विस वाला लड़का पूछता है आपका रूम नंबर क्या है? दोनों कहते हैं हम गलत जगह आ गए हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और कहते हैं ये भी प्लान फेल हो गया, नेक्स्ट प्लान। अगले दिन दोनों तीसरे क्लासिकल रूट ट्राई करते हैं। इस बार वो एक डिसेंट कपल की तरह ड्रेसअप करके आते हैं। ब्रिंक्स और उसकी वाइफ के पीछे ही रूम बुक कर लेते हैं। इस बार होमिंग और शुएन के पास अपना कार्ड होता है। अपने रूम में जाने के बाद होमिंग रूम सर्विस से कॉल करके कहता है रोमांटिक पैकेज भेजना, एक केक भेजना जिस पर आई लव यू लिखा हो और उसे हमारे बगल वाले रूम में डिलीवर करना। जब रोमांटिक पैकेज आता है तो ब्रिंक्स बोलता है मैंने तो केक ऑर्डर ही नहीं किया है। तभी उसकी वाइफ आती है और कहती है वाह क्या रोमांटिक सरप्राइज। ब्रिंक्स मुस्कुराता है और कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। वो केक अंदर ले जाता है। शुएन और होमिंग अपने रूम से झाँक कर सब देखते हैं। फिर वो ब्रिंक्स के डोर नॉक करते हैं। सॉरी गलत
रूम नंबर बोल दिया था। केक हमने ऑर्डर किया था। ब्रिंग्स की वाइफ उन्हें देखकर कहती, ओह सॉरी, मैं तो खाना शुरू कर चुकी हूँ। शुअन और होमिंग कहते, आप दोनों एंजॉय कीजिए, हम दूसरा ऑर्डर कर लेंगे। जब वो दोनों रूम से निकल रहे होते, होमिंग कहता है, आज इवनिंग कपल के लिए होटल में कुछ स्पेशल गेम्स हो रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। शुअन एग्री करती है। ब्रिंग्स कपल उन्हें देखकर कहते हैं, तो हम भी आज शाम वहां आएंगे। तो होमिंग और शुअन कहते हैं, ठीक है, रात में मिलते हैं। रात हो गई थी। होमिंग और शुअन एकदम अच्छे से रेडी होकर बाहर आए। फिर वो ब्रिंग्स और उनकी वाइफ से मिलते हैं और चारों बैठ जाते हैं। फिर कपल्स गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ब्रिंग्स और उसकी वाइफ गेम खेलने जाते हैं। इसी बीच शुअन और होमिंग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। होमिंग कहता है, तुमने क्या इन्वेस्टर ढूंढ लिया है, इसलिए तुम्हें कम पैसे चाहिए? तो शुअन कहती है, हाँ। तो होमिंग पूछता है, कौन? तो शुअन उसे नहीं बताती। उसके बाद शुअन और होमिंग भी गेम खेलने जाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर देखे तो वो जीत जाएंगे, अगर नहीं देखे तो सामने रखा हुआ पानी स्पेल कर सकते हैं। तो होमिंग पूछता है, कौन तुम्हारा इन्वेस्टर है? शुअन सीरियस होकर कहती है, गेम में कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये सुनकर होमिंग गेम को साइड रखता है, पानी लेकर शुअन पे स्पेल कर देता है। अब शुअन भी गेम को साइड करके नेक्स्ट मोमेंट ही बार बार पानी उठाकर होमिंग के ऊपर डाल देती है। फिर दोनों अपना चेहरा साफ कर डमशराज खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले होमिंग का टर्न आता है, उसमें शुअन थोड़ा बहुत गेस कर लेती है। फिर शुअन का टर्न आता है। शुअन जो भी एक्ट करती है, होमिंग उसे गेस ही नहीं कर पाता। बस एक ही लास्ट चांस बचा है। अगर इस चांस में होमिंग गेस कर ले तो शुअन को विनिंग गिफ्ट मिलेगा। अब डमशराज में उसे बैंड एक्ट करके दिखाना है। तो शुअन एक्ट करती है और होमिंग तुरंत पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे को शौक में देखते रहते हैं और इसी पल पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।